चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आपको जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे आपको टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर आपको सारे नोट्स जो है पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे। तो ये अब शुरुआत करते हैं इस वन शॉट वीडियो की। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस चैप्टर के नोट्स तो अपलोड हो चुके हैं, इसके अलावा इस चैप्टर के डिटेल वीडियो एक्सप्लेनेशन भी अपलोड हो चुके हैं, जिसकी लिंक मैंने जो है प्लेलिस्ट की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको जो है प्लेलिस्ट की लिंक भी मिल जाएगी। साथ साथ जो है आपको सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो भी मैंने एक वीडियो में कंपाइल किए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है उसकी लिंक भी मैं जो है इसी वीडियो के अंदर इंसर्ट कर दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो है आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ज़रूर पढ़कर जाना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है आपको 9+ CGPA दिलाने के लिए। प्लस एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंटायर वीडियो ये जो है ये ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन किया गया है, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको उन वीडियोज़ में मिल जाएगा जो मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो समझते हैं मेन पर्सपेक्टिव ऑन कॉलोनियलिज्म। देखिए कॉलोनियलिज्म क्या होता है, एक तरीके से अगर हम कॉलिन इंग्लिश डिक्शनरी की डेफिनेशन देखें तो कॉलोनियलिज्म एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एक कंट्री एक्योर करती है और कॉलोनीज को मेंटेन करती है एक्सप्लॉइट करने के लिए। ठीक है, एक्सप्लॉइटेशन की बात की गई है। दूसरी डेफिनेशन स्टैनफोर्ड इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफी की मिलती है, वो बताती है एक प्रोसेस जिससे यूरोपियन पावर ने जो है अपना पॉलिटिकल कंट्रोल फैलाया था अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पार्ट्स ऑफ एशिया एंड अफ्रीका के ऊपर। ठीक है, तो मतलब कॉलोनियलिज्म क्या है, एक वे है डोमिनेशन और सबऑर्डिनेशन का। ठीक है, यहाँ तक के क्लियर है। मतलब एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर डोमिनेट करती है। अक्सर हम कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म को जो है इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, लेकिन उसका डिफरेंस होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। वो क्या होता है वो हम आज समझेंगे। कॉलोनियलिज्म क्या होता है, एक इस तरीके से होता है जब एक पर्टिकुलर कंट्री दूसरी कंट्री पे पॉलिटिकल कंट्रोल करती है। इंपीरियलिज्म में क्या होता है, यहाँ पर आइडियोलॉजिकल कंट्रोल होता है। ठीक है, एक स्टेट को सुपीरियर बताया जाता है चाहे पॉलिटिकल कंट्रोल हो या ना हो। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, डोमिनेशन होता है, सबऑर्डिनेशन होता है। एक कंट्री कंप्लीटली वहाँ पर जाती है, रूल करती है, जैसे ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे। और यहाँ पर क्या होता है कि एक कंट्री जो है डोमिनेट करती है पूरे वर्ल्ड में। जैसे कि आप देखोगे कि आज के टाइम पे न्यू इम्पीरियलिज्म है अमेरिका का, अमेरिका हर जगह डोमिनेट कर रही है। ठीक है, यूएस जो है, उसके अलावा यूएस यूएन में भी डोमिनेट करती है। और यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर बनाती है, जैसे कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया में बनाया था। यहाँ तक क्लियर है। अब डिफरेंट पर्सपेक्टिव हमको पढ़ने हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर जो है कॉलोनियलिज्म के बारे में हम 3 डिफरेंट पर्सपेक्टिव पढ़ेंगे। एक लिबरलिज्म पर्सपेक्टिव यानी लिबरलिस्ट का पर्सपेक्टिव, एक मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव, पोस्ट कॉलोनिस्ट पर्सपेक्टिव। बहुत इंपॉर्टेंट है मार्क्सिस्ट और पोस्ट कॉलोनिस्ट पर्सपेक्टिव, तो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्पेशली नोट कर लेना। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव से शुरू करते हैं। मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग, जैसे कि लेनिन भी मार्क्सिस्ट के फॉलोवर थे, वो बताते हैं कि इंपीरियलिज्म हाईएस्ट स्टेज है कैपिटलिज्म का। इसका मतलब ये होता है, क्योंकि आपको पता है मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, क्रिटिकल होते हैं। किसके, वो क्रिटिकल होते हैं कैपिटलिज्म के। इसलिए वो कहते हैं कि अगर इंपीरियलिज्म जो है वो हाईएस्ट स्टेज है किसका, कैपिटलिज्म का। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि मार्क्सिस्ट का इंटरप्रिटेशन क्या है इंपीरियलिज्म का। देखिए इंपीरियलिज्म मैंने आपको बताया अलग चीज़ होती है, कॉलोनियलिज्म अलग चीज़ होती है। तो कॉलोनियलिज्म के अंदर हम मार्क्सिस्ट का पर्सपेक्टिव पढ़ेंगे, अभी हम इंपीरियलिज्म का पर्सपेक्टिव पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर रोजा लग्जमबर्ग, हैरी मैकडॉफ, कार्ल मार्क्स, लेनिन, पॉल बेरान, पॉल स्वीजे, निकोलाई बुखारिन, हिलफर्डिंग, इसके कुछ नाम से आप याद कर सकते हो। और ये सारे नाम जो है आपको इंपॉर्टेंट है जब आपको पूछा जाएगा मार्क्सिस्ट इंटरप्रिटेशन इंपीरियलिज्म का। देखिए कंफ्यूज मत होना, इंपीरियलिज्म का इंटरप्रिटेशन पूछा जाएगा तो इंपीरियलिज्म का लिखना, अगर कॉलोनियलिज्म का पूछा जाएगा तो कॉलोनियलिज्म का लिखना। ठीक है, अब इसमें आपको क्या बताओगे आप इंपीरियलिज्म में, कि हैरी मैकडॉफ बताते हैं अपनी बुक में एज ऑफ इंपीरियलिज्म 1969 में कि नया इंपीरियलिज्म शुरू हो गया है वर्ल्ड का कैपिटलिज्म के साथ। जैसे कि आपको देखने को मिलता है कि वहाँ पर जो है ओपनिंग ऑफ इकोनॉमीज हो रही है, ग्लोबलाइजेशन आ रहा है, यूएस, फ्रांस, जापान जो है कहीं ना कहीं जो है पूरे वर्ल्ड में डोमिनेट कर रहे हैं। और कैपिटलिज्म जो है वो किससे कैसे बढ़ते जा रहा है, एमएनसीज का स्टैब्लिशमेंट हो रहा है। एमएनसी यानी मल्टीनेशनल कंपनीज, जो कि एक कंपनी जो है रूरल का मतलब जैसे कि अंडर डेवलप्ड कंट्री से लेबर हायर करती है और प्रॉफिट करती है डेवलप्ड कंट्रीज का। तो इस तरीके से वो बताने की कोशिश करते हैं कि इसके वजह से जो है कहीं ना कहीं यूएस जो है अपना एम्पायर जो है वो फैलाते जा रहा है।
उसके बाद समझते हैं कि मार्क्सिस्ट का क्या व्यू है कॉलोनियलिज्म पे। तो कॉलोनियलिज्म को वो बुर्जुआ स्टेट बताते हैं। बुर्जुआ मतलब एक एलीट स्टेट जो कि एक्सप्लॉइट करता है। मार्क्सिस्ट समझते हैं कि जो मास पॉवर्टी हुई है इंडिया में और वर्ल्ड कैपिटलिस्ट सिस्टम का जो इंट्रोडक्शन हुआ है और जो मतलब जो सबॉर्डिनेशन हुआ है कॉलोनीज का, ये सब किसने किया है? कॉलोनियल स्टेट ने किया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो बताते हैं। लेकिन एक और चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है कि नेशनलिस्ट मूवमेंट जो है वो समझते हैं कि दो तरीके हिस्सों में बटा हुआ था। एक इंडियन एलिट में बटा हुआ था जिसका नाम हम मोस्टली सुनते रहते हैं, ठीक है, जिनको हम फ्रीडम स्ट्रगल के मतलब फाइटर्स कहते हैं। लेकिन एक मास मेजोरिटी जो कि पुअर क्लास थी, उनका नाम हमें नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। तो दो हिस्सों में बटा हुआ था। उसके बाद वो बताते हैं कि इकोनॉमिक और सोशल नीड्स जो है वो डोमिनेट ग्रुप जो है कहीं ना कहीं डोमिनेट कर रहा था। मतलब यहाँ पर बताने की कोशिश करते हैं कि जो कॉलोनी बनती है, जैसे कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया को कॉलोनी बना दिया, तो ब्रिटिशर्स को ज़रूरत थी इंडिगो की, तो ब्रिटिशर्स इंडिगो को ही गुआने लगा रहे थे। तो इससे कहीं ना कहीं जो है हम देखेंगे डोमिनेट ग्रुप की जो है सोशल नीड्स और इकोनॉमिक नीड को पूरा किया जा रहा था। कॉलोनीज जो है उसको सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल की तरह यूज़ किया जा रहा था। आपको बहुत अच्छे से पता है इंडिया का रॉ मटेरियल कहाँ पर जाता था? इंडिया का रॉ मटेरियल जाता था मैनचेस्टर, ब्रिटेन, यूके, वहाँ पर जाके उसको यूज़ किया जाता था वहाँ की इंडस्ट्रीज में। तो गैरी एमैनुअल इसको बताते हैं ट्विन नोशन ऑफ अनइक्वल एक्सचेंजेस। मतलब एक्सचेंज कैसा हो रहा है? अनइक्वल हो रहा है, ठीक है। अगर आपके पास से जहाँ यहाँ से जो है सामान जा रहा है तो वहाँ से आपको सामान आना भी तो चाहिए कुछ रिटर्न। तो ये अनइक्वल एक्सचेंज हो रहा है, जिसे हम ड्रेन ऑफ वेल्थ भी कहते हैं। ट्रेडिशनल शब्दों में समझे तो एस अमीन हमजा अलवी बताते हैं अपनी बुक में कि इंटरनल डिसआर्टिकुलेशन ऑफ द कॉलोनियल इकोनॉमी एंड आर्टिकुलेशन ऑफ इट्स डिफरेंट डिसआर्टिकुलेटेड पार्ट थ्रू वर्ल्ड मार्केट एंड इम्पीरियलिस्टिक हेजेमनी विद द मेट्रोपॉलिटन इकोनॉमी। सिंपल से शब्दों में समझाऊंगी। मैंने आपको पहले ही समझाया था कि एक नेशन है, नेशन के अंदर जो है डिफरेंट पार्ट जो थे उसको डिसआर्टिकुलेट कर दिया गया था। मतलब ये कि जो पंजाब है, बंगाल है और वेस्ट, हर एक कंट्री, हर एक पार्ट जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं था, ठीक है। और पहले क्या होता था कि यहाँ पर रॉ मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा है तो यहाँ का रॉ मटेरियल यहाँ यूज़ हो रहा था, ठीक है। अब इंटरनल डिसआर्टिकुलेशन कर दिया गया है और साथ साथ इसका जो डिफरेंट मतलब इन जितने भी डिफरेंट पार्ट्स हैं इनका आर्टिकुलेशन किसके साथ कर दिया गया है? वर्ल्ड मार्केट के साथ। मतलब बंगाल भी जो है वो किसको मटेरियल भेजेगा? ब्रिटेन को भेजेगा। पंजाब भी किसको भेजेगा? ब्रिटेन को भेजेगा। हर एक जो प्रोविंस है वो किसको भेजेगा मटेरियल? ब्रिटेन को भेजेगा। तो डिफरेंट डिसआर्टिकुलेट पार्ट का जो है वर्ल्ड मार्केट के साथ इंटीग्रेशन कर दिया गया है और साथ-साथ जो है यहाँ पर इम्पीरियलिस्टिक पावर का यूज़ किया जा रहा है ताकि प्रोविंसेस जो है वो गरीब रहें और जो ब्रिटेन है वो अमीर होते जाएँ। जैसे कि मैंने आपको बताया डायग्राम के थ्रू भी समझ लीजिए। तो जैसे कि एग्रीकल्चर जो है कॉलोनी में से रॉ मटेरियल के रूप में ब्रिटिशर्स की इंडस्ट्री में जाता था। ब्रिटिशर्स की इंडस्ट्री से मैन्युफैक्चर होकर जो है सामान वापस जो है मेट्रोपॉलिटन इकोनॉमी के अंदर आ जाता था, कॉलोनियल मार्केट के अंदर। इसे हम ड्रेन ऑफ वेल्थ, इसके बाद हम बात करेंगे ड्रेन ऑफ वेल्थ, क्योंकि हमारे पास से जो सामान जाता था उसका जो रिटर्न हमें आना चाहिए वो रिटर्न नहीं आता था। इनफैक्ट वो जो हमारा जो एक्सपोर्ट होता था उसका जो सरप्लस बचना चाहिए वो ब्रिटिशर्स अपने एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज़ के लिए यूज़ कर लेते थे। अब बात करेंगे कि पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव क्या है कॉलोनियलिज्म के बारे में। तो पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव ये बताता है, एक क्रिटिकल स्टडी करता है कि आज भी जो है हम कॉलोनाइज्ड है। कैसे कॉलोनाइज्ड है? भले ही आज हम पॉलिटिकली कॉलोनाइज नहीं है लेकिन फिर भी हम ब्रिटिशर्स की बहुत सारी पॉलिसीज़ को फॉलो कर रहे हैं। रिसेंटली आपने देखा होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर से जो है आप जिस तरीके से जो है जब ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है तो जिस तरीके का जो आपको ड्रेसअप रहता है आपका, वो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर से जो है कॉलोनाइज आपके माइंडसेट को रिप्रेजेंट करता है, तो उसको चेंज कर दिया गया, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है कि हम कहीं ना कहीं कल्चरली, आज आप वेस्टर्न क्लोथ्स पहनते हो, ये चीज़ के थ्रू आप आज न्यू इम्पीरियलिज्म के अंदर आ चुके हो, तो आपकी जो मानसिकता है वो अभी भी क्या है? कॉलोनाइज्ड है। इकोनॉमिकली आप अभी भी कॉलोनाइज्ड हो, क्योंकि आपको जो है डेवलप्ड कंट्रीज आपके जो बेनिफिट्स ले रही है आपसे, क्योंकि आपको एज अ मार्केट आज भी यूज़ कर रही है। आज भी आप जो है चाइना के बहुत सारे मटेरियल्स को यूज़ करते हो और आज भी आपका बहुत सारा जो है ड्रेन ऑफ वेल्थ की जगह अब आपको पता है ड्रेन ऑफ इंटेलिजेंस हो रहा है। मतलब जो इंटेलिजेंट लोग हैं इंडिया में से, इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो जा रहे हैं बाहर काम करने के लिए बिकॉज उनको यहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। तो इससे कहीं ना कहीं ड्रेन ऑफ इंटेलेक्चुअल चल ही रहा है। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि किस तरीके से जो है अभी भी कॉलोनियलिज्म और इम्पीरियलिज्म की लेगेसी जो है वो चले ही आ रही है, भले ही हमको पता नहीं चल रहा है। पॉलिटिकली बात करें तो आज भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रोविजन ऐसे हैं जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे बने थे लेकिन अभी तक हटाए नहीं गए हैं, ठीक है। तो इसलिए पोस्ट कॉलोनियल क्या चाहते हैं कि जितना भी अफेक्ट हुआ है यूरोपियन इंपीरियल कल्चर का उसको रिवर्स कर दिया जाए
और जितना भी एक्सप्लॉयटेशन हुआ है उसको चैलेंज करके वापस जो है कहीं ना कहीं जो ओरिजिनल स्टेट है वहाँ पर हम पहुँच सकें। तो इसमें बहुत सारे एमिनेंट पोस्ट कॉलोनियल थ्योरिस्ट हैं, एडवर्ड सैड, फ्रांस फैनन, गायत्री स्पिवक चक्रवर्ती और महात्मा गांधी भी इसमें इम्पोर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि ये जो है बताते हैं ना कि हमारा जो स्वदेशी है, हमारा जो मतलब पर्टिकुलरली हमारा जो इंटेलेक्चुअलिटी, हमारा जो कल्चर था वो कहीं ना कहीं डिप्राइव हो चुका है किसके अंदर, ब्रिटिशर्स के अंडर। और अक्सर जो है यूरोपियन पावर्स क्या करती हैं कि जो जितने भी ओरिएंटल्स होते हैं, ओरिएंटल्स यानी कि वो बताती है जितनी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, मतलब जो पावर है, ईस्टर्न पावर है, तो वो सबको रेफर करती है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं। तो वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के नोशन को भी रिजेक्ट किया जाता है, और किस लिए रिजेक्ट किया जाता है, क्योंकि वो बताते हैं कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर बहुत सारे अलग अलग तरीके के कल्चर है। और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर देखिए, इंडिया भी आएगा, पाकिस्तान भी आएगा, बांग्लादेश आएगा, म्यांमार आएगा, तो कितना अलग अलग कल्चर है, लेकिन उसको निगलेक्ट कर देती है। और इस आज भी जो है ग्लोबल इनइक्वालिटी जो है बनी हुई है, पॉवर्टी बनी हुई है, डिस्पैरिटी बनी हुई है। तो इसी के चलते जो है सबअल्टर्न पर्सपेक्टिव का जो है ग्रोथ होता है। सबअल्टर्न पर्सपेक्टिव हम आगे चल के पढ़ेंगे नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव में। फ्रेंड्स पेनन का मानना है कि ब्लैक मैन को ऐसा बताया जाता है कि वो इन्फीरियर है वाइट मैन से, जैसे कि अफ्रीका में हुआ बहुत टाइम तक के। और ऐसा क्यों करा जाता है, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है ये कोलोनाइजेशन का। तो एक लाइन में बताऊँ तो पोस्ट कॉलोनियल अफेक्ट्स है ना, वो साइकोलॉजिकल अफेक्ट्स को जो है कहीं ना कहीं रिवर्स करना चाहते हैं। पॉलिटिकल एफर्ट्स तो रिवर्स हो चुके हैं, लेकिन आपकी साइकोलॉजी पे अभी काम शुरू हो चुका है। अब आपको देखने को मिलता है कि ये अपोज कर रहे हैं, मैंने आपको बता दिया चेंज को, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पे काम कर रहे हैं। लिबरल पर्सपेक्टिव समझ लेते हैं कोलोनियलिज्म का। वो बताते हैं लिबरल्स की ये जो है कैपिटलिस्ट एक्सपांशन का पार्ट है, मतलब कि ऑफ कोर्स सी बात है, लिबरल्स जो है सपोर्ट करते थे कैपिटलिज्म को। तो इसलिए कहीं ना कहीं उनको लगता है कि जो ब्रिटिशर्स आए इंडिया में और जितना भी कोलोनाइजेशन किया वो अच्छा किया, वो उसको सपोर्ट करते हैं। दूसरी चीज़ जैसे कि जेम्स मिल भी सपोर्ट करते हैं उसको। उसके अलावा वो बताते हैं कि इसमें जो है वर्ल्ड सिस्टम से इंडिया को कनेक्ट किया गया, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी काम किया गया। ड्रेन ऑफ वेल्थ को वो भी सपोर्ट करते हैं कि ऑफकोर्स सी बात है कि इंडिया में जो है ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में आई, उनका रेवेन्यू वगैरह यूज़ करी, तब से जो है शुरू हुआ था। इसी के चलते दादा भाई नारोजी और राष्ट्र स्वराज दो बुक, मतलब राष्ट्र स्वराज जो है एक बुक जो कि लिखी गई थी प्रधान द्वारा। और उसके अलावा दादा भाई नारोजी ने बुक में लिखा था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, के अंदर पहली बार बताया था कि किस तरीके से इंडिया में जो है ड्रेन ऑफ वेल्थ चला आ रहा है। जहाँ तक क्लियर हो गया है, इसके बाद जो है हम समझते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स को सम अप कर लेते हैं। देखिए पॉजिटिव इफेक्ट्स कुछ इस तरीके से है कि नेशनलिज्म जो है, मतलब नेशनलिज्म का जो ग्रोथ हुआ अभी हम आगे समझेंगे, वो कहीं ना कहीं कोलोनलिज्म की वजह से ही हुआ। ठीक है, हम कितना भी उसको कह सकते हैं कि पहले से है, लेकिन हम देखेंगे मॉडर्न नेशनलिज्म का जो ग्रोथ होता है इंडिया में वो 16, 17, 18, 19 सेंचुरी में ये जो है कोलोनलिज्म के अंदर हुआ। दूसरी बात नेगेटिव इफेक्ट ये था कि एक एलियन अथॉरिटेटिव रूल जो है हम पर इम्पोज कर दिया गया था। दूसरी बात यहाँ पर लिबरल एजुकेशन पॉलिसीज़ को इंट्रोड्यूस करना। इंडिया में जितने भी स्टीरियोटाइप्स चल रहे थे, पर्टिकुलरली डोमिनेटिंग हिंदू सोसाइटी के अंदर बहुत सारे कास्ट सिस्टम, सती सिस्टम, उसको एरेडिकेट करने का काम बहुत इंपॉर्टेंट किया ब्रिटिशर्स ने। उसके बाद नेगेटिव इफेक्ट्स की बात की जाए तो उन्होंने कुछ जो है इंडिया में जो एजुकेशन भी इंट्रोड्यूस की, वो इसलिए की थी ताकि वो ब्यूरोक्रेसी में कुछ लोगों को ला सकें एज अ सर्वेंट। ठीक है। तीसरी बात हम करते हैं कि रिफॉर्म्स तो ऑफ कोर्स लाए गए, मैंने आपको वही बताया उनका, लेकिन मेजर पर्पस क्या था, एक्सप्लॉइट करना था इकोनॉमिकली कॉलोनीज़ को, उनको सप्लायर एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करना था और मार्केट्स के लिए यूज़ करना था। उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पर कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स में भी काम किया गया, लेकिन उसके बाद जो है हमको देखने को मिलता है कि कॉलोनीज़ ज़्यादातर हद तक के अंडर डेवलप्ड ही रही। अब बात करते हैं कि नेशनलिज्म इन इंडिया के डिफरेंट पर्सपेक्टिव क्या हैं। 3 पर्सपेक्टिव हमने पढ़े कोलोनियलिज्म के बारे में, इसके 5 पर्सपेक्टिव हैं, ठीक है? दिमाग में रख लेना याद से। इसका आपको कोड वर्ड दे देती हूँ निम्सी। निम्सी कुछ भी आप याद कर सकते हैं। निम्सी यानी कि नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव, इम्पीरियलिस्ट पर्सपेक्टिव, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव, सबअल्टर्न पर्सपेक्टिव एंड कोलोनिस्ट पर्सपेक्टिव। तो शुरुआत करते हैं। नेशनलिज्म क्या होता है, जब एक साथ बहुत सारे लोग साथ में रह रहे हैं, कॉमन कल्चर आइडेंटिटी शेयर कर रहे हैं, तो उसको हम नेशन कहते हैं। कुछ तरीके से अगर हम उसको डिफाइन करें तो कुछ लोग जो है ऑर्गेनिकली साथ में रह रहे होंगे, उनकी सिंगल इकोनॉमी होंगी, उन्होंने डिस्कवर किया कि चलो हम लोग सब साथ में रह रहे हैं इतने टाइम से, उनका कॉमन लैंग्वेज होता है और धीरे धीरे कॉमन कल्चर बन जाता है। तो 16 सेंचुरी ऑनवर्ड
ऑनवर्ड्स जो है हमको नेशनलिज्म का ग्रोथ दिखता है, पर्टिकुलरली एक हिस्टोरिकल प्रोसेस के रूप में उभर कर आता है। जॉन गॉटफ्राइड हर्डर जो है फर्स्ट टाइम जो है नेशनलिज्म टर्म का जो है यूज़ करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि डिफरेंट अप्रोचेस क्या है, तो नेशनलिस्ट अप्रोच से शुरू करते हैं। नेशनलिस्ट अप्रोच का मानना है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट का जो ग्रोथ होता है वो जो कि ब्रिटिशर्स के अंदर होता है, वो ब्रिटिशर्स की वजह से होता है, इन द सेंस कि ब्रिटिशर्स इतने एक्सप्लॉइट करते हैं लोगों को कि सब लोग साथ में आते हैं। जैसे कि आपको पता है दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो इंडिया में जितने भी डिफरेंसेस थे, हिंदू सोसाइटी में, मुस्लिम सोसाइटी में जो भी डिफरेंसेस थे, उसमें सब लोग साथ में आकर जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई करते हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो है बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेटिव थे। और ब्रिटिशर्स ने कुछ ऐसी पॉलिसीज़ लेकर आए थे जो कि पहले नहीं थी, जैसे कि सेंट्रलाइज स्टेट लेकर आए थे, ठीक है, मॉडर्न एजुकेशन लेकर आए थे, और ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को लेकर आए थे, ठीक है, और प्रिंटिंग प्रेस को भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। साथ साथ मैकेनिकल मशीन का भी इंट्रोडक्शन हुआ था। अब नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव के इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ कौन कौन है? दादा भाई नारोजी है, AC मजूमदार है, SN बनर्जी है, लाला लाजपत राय और गांधी जी। आपको इन सब का नाम है और जो है वो याद रखना है, बिकॉज अल्टीमेटली जो है आपको अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट के पर्सनैलिटीज़ का नाम वहाँ पर मेंशन करना है। वो क्या करना चाहते थे? वो ये करना चाहते हैं, मतलब बेसिकली नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव के लोग जो है वो क्या करना चाहते हैं कि जो एक्सप्लॉयटेटिव एस्पेक्ट है ब्रिटिशर्स का उसको फोकस करते हैं, ठीक है। और वो ये बिल्कुल मना करते हैं कि ब्रिटिशर्स ने कोई पॉजिटिव चेंज नहीं लाया है, जो थोड़ा बहुत पॉजिटिव चेंज हो भी किया है वो बाय प्रोडक्ट है। मतलब उनका कोई इंटेंशन था ही नहीं हमारे को जो है सिविलाइज करने का, ये ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव की वजह से ही कहीं ना कहीं कम्युनल हिस्टोग्राफी भी हुई है। कैसे हुई है मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि जेम्स मिल जो थे, जेम्स मिल कॉलोनिस्ट पर्सपेक्टिव के नहीं थे, वो इंपीरियलिस्ट पर्सपेक्टिव के थे। लेकिन उन्होंने जो है जो इंडिया की हिस्ट्री है उसको 3 पार्ट में बांट दिया था, एंशियंट हिंदू में, मेडिवल मुस्लिम में और मॉडर्न ब्रिटिशर्स में, ठीक है। तो अब जो है क्या कहते हैं, नेशनलिस्ट लीडर्स क्या काम कर रहे थे, जो एंशियंट इंडिया था उसको ग्लोरीफाई कर रहे थे, ठीक है, जो हिंदू डोमिनेटेड था। मेडिवल इंडिया जो मुस्लिम डोमिनेटेड था उसको डेमोनाइज कर रहे थे, उसको खराब बता रहे थे। ऐसा करने से वो सोच रहे थे कि मेजोरिटी ऑफ पीपल साथ में आ सके, लेकिन ऐसा करने से कहीं ना कहीं बाद में जाकर हमें पार्टीशन देखने को मिलता है कंट्री का। कम्युनल ग्राउंड्स पे जो है सेपरेशन हो रहा था इंडिया का उस टाइम पर, मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ वीडियो में। अब हम आगे बढ़ते हैं इम्पीरियलिस्ट अप्रोच के बारे में। इम्पीरियलिस्ट अप्रोच के मेन जो लीडर्स है प्रोपोगेटर्स जो भी आप कहो, हेनरी एलियट, जॉन डर्सन, W हंटर, विंसेंट स्मिथ, हर्बर्ट रिस्ले। तो ये सब बताते हैं कि इंडिया कभी कोई नेशन था नहीं, ना नेशन इन मेकिंग था, ठीक है। वो डिवाइडेड था कास्ट, क्लास, रिलीजन पे जब ब्रिटिशर्स आने से पहले, और ब्रिटिशर्स की वजह से ही जो है कहीं ना कहीं मॉडर्न एजुकेशन आई, और उसके वजह से ही जो है नेशनलिज्म आया, ऐसा मानना है किसका? इम्पीरियलिस्ट पर्सपेक्टिव का। और इंडियन नेशनलिज्म जो है वो ब्रिटिशर्स की वजह से उनका ग्रोथ हुआ, ब्रिटिशर्स ने ही जो है सिविलाइजिंग मिशन जो है इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। और आपको पता है व्हाइट मैन बर्डन क्या होता है? व्हाइट मैन बर्डन मतलब कि रुडयार्ड किपलिंग की जो थ्योरी थी कि मतलब जो यूरोपियन वर्ल्ड है, जो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा आगे है हर चीज़ में, उनका काम है कि जो पिछड़े लोग हैं, मतलब बैकवर्ड वर्ल्ड है, उसको जो है कहीं ना कहीं सिविलाइज करने का काम है। तो ये थ्योरी के चलते उन्होंने जो है कहीं ना कहीं अपना रूल स्टैब्लिश किया। तो इसलिए ब्रिटिशर्स जो है रिस्पॉन्सिबल है इंडियन नेशनलिज्म के, ना कि इंडियंस। इस तरीके का पर्सपेक्टिव है। मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव समझते हैं, इसके इंपॉर्टेंट जो है की फिगर्स RP दत्त, AR देसाई है। वो बोलते हैं कि सिंपल सी बात बताओ तो उनका कहने का मतलब ये है मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स का, कि इंडिया का जो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल था ना, वो सिर्फ और सिर्फ बुर्जुआ क्लास का था, ठीक है। बुर्जुआ क्लास जो है स्ट्रगल कर रहे थे, और जो मतलब मास पॉवर्टी, मतलब जो मास लोग हैं वो कहीं ना कहीं जो है निगलेक्ट होते जा रहे थे, ठीक है। तो बेसिकली वो बताने की कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं जो कॉलोनियल पॉलिसीज़ थी वो ब्रिटिशर्स की, जो वो जो है मार्स लोगों को ज़्यादा जो है अफेक्ट कर रही थी, लेकिन जो एलिट बुर्जुआ है वो कहीं ना कहीं पावर के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। और ये चीज़ आपको देखने को मिलती है कि देखिए अगर आप देखेंगे तो बाद में जाकर आपको पता चलेगा, जैसे कि आज के टाइम पे आप जितने भी फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में पढ़ते हो, ठीक है, उसमें आपको सिर्फ डोमिनेंट पर्सनालिटीज़ के नाम दिखते हैं, और बाद में जाकर वो मेन ऑफिस पोजीशंस भी हैंडल करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है, क्योंकि बाद में जाकर ये ऑफिस होल्डर्स बन जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे लीडर्स। तो इसलिए कहीं ना कहीं बोला जाता है कि कहीं ना कहीं इनका जो है अपने मतलब इसमें कहीं ना कहीं सेल्फिश इंटरेस्ट हो सकता है, इस तरीके से इनको बोला जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं सबल्टर्न पर्सपेक्टिव की। सबल्टर्न पर्सपेक्टिव ये कहना चाहते हैं, इसमें 2 लीडर्स इंपॉर्टेंट है, रंजीत और रामचंद्र गुहा। ये इंस्पायर्ड है बाय ग्रामिस्की, जो कि एक इटालियन थिंकर थे, और बाद में जाकर सुमित सरकार और पार्थो चैटर्जी ने भी इसमें बहुत सारा काम किया है। ये बताने की कोशिश करते हैं कि जैसे कि आपने जितने भी नाम सुने होंगे, जितने भी लीडर्स के, अगर मैं आपको 10 लीडर के नाम बोलूँगी, आप पॉपुलर लीडर्स के नाम बता दोगे, उनका बैकग्राउंड आप चेक करोगे, वो लोग मोस्टली रिच पीपल होते थे, एलिट पीपल होते थे। लेकिन जो मास पीपल थे, जो लाखों करोड़ों
लोग हुआ करते थे जो लाइन में रहते थे, उनका जो है नाम नहीं देखने को मिलता है, जिसमें पुअर भी आ जाते हैं, विमेन भी आ जाती है, पीजेंट्स आ जाते हैं, अनटचेबल्स आ जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग आ जाते हैं। तो उनका हमें कहीं नाम मेंशन करने को नहीं मिलता है, सिर्फ और सिर्फ एलिट जो है पीपल, उनका नाम हमको मेंशन मिलता है। तो इसलिए वो बताने की कोशिश करते हैं कि इंडियन नेशनल मूवमेंट दो हिस्सों में बटा हुआ था, एक एलिट था और एक मास मूवमेंट था। और एक और चीज़ समझने की ये भी है कि देखिए इस तरीके से समझिए ट्रायंगल में कि जो एलीट मतलब जो मास लोग थे ना कहीं उनको जो है एलीट लोग एक्सप्लॉइट करते थे, ठीक है, उनको ब्रिटिशर्स भी एक्सप्लॉइट करते थे, सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइटेड यही लोग थे। और ये जो एलीट लोग थे ना, एलीट लोगों को सिर्फ ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉइट करते थे, ठीक है, मतलब ये जो थे ना मास पीपल, ये डबल एक्सप्लॉइटेड थे। लेकिन इनका नाम कहीं मेंशन हमको मिलता नहीं है, क्योंकि ये लोग लिटरेट नहीं थे इतना ज़्यादा कि अपने जो है चीज़ों को लिख सके। तो इसलिए जो है कहीं ना कहीं जो सबल्टन पर्सपेक्टिव है वो लोगों की कहानियाँ, ओरल फोक ट्रेडिशन पे बिलीव करता है। अब बात करते हैं लास्ट हमारा जो पर्सपेक्टिव है कॉलोनिस्ट पर्सपेक्टिव के बारे में। तो कॉलोनिस्ट पर्सपेक्टिव के अंदर हम देखेंगे ब्रूस डी मैक्यूरी और कोपलैंड, पर्सिवल स्पेयर, अनिल सील, जूडिथ ब्राउन, ये सब जो है हमको देखने को मिलते हैं। वो बोलते हैं कि ब्रिटिशर्स का सही में अच्छा इंटेंशन था, वो वाइट मैन बर्डन, मतलब वो लोग जो है कहीं ना कहीं सिविलाइज करने आए थे आपको, मतलब बताते हैं कि इंडिया जो थी बैकवर्ड थी, अंडर डेवलप थी, तो उसको कहीं ना कहीं वो यूरोपियन कल्चर से इंटीग्रेट करने के लिए आए थे। और इंडियन नेशनल मूवमेंट वो बताते हैं जैसे कि इंडियन नेशनल मूवमेंट तो सिर्फ और सिर्फ जो एलिट पीपल थे उन लोगों ने किया था ताकि वो लोग पावर छीन सके, ठीक है, ब्रिटिशर्स के हाथों से। तो उसके बाद हमको देखने को मिलता है कि मतलब इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, मैंने आपको बताया है कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगलर्स जो थे बाद में जाकर पोजीशन भी होल्ड करते हैं ऑफिस में, तो इसलिए उनको बोलने का और मौका मिल जाता है कि देखिए आप लोगों ने तो स्ट्रगल किया और ये लोग है ना क्या कहते हैं पावर पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं इन लोगों का कुछ ना कुछ सेल्फिश इंटरेस्ट इसमें हो सकता है। तो हमने पांचों पर्सपेक्टिव पढ़ लिए नेशनलिज्म के बारे में। हमने नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव पढ़ा, इम्पीरियलिस्ट पर्सपेक्टिव पढ़ा, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव पढ़ा, सबऑर्डिनेट पर्सपेक्टिव पढ़ा और कोलिनियस्ट पर्सपेक्टिव पढ़ा। अब सेकंड चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे यूनिट में हम समझेंगे कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का। ये चैप्टर मैंने जो है लक्ष्मीकांत के फर्स्ट चैप्टर से मैंने नोट्स बनाए हैं, प्लस सॉल्व का मटेरियल भी यूज़ किया है। बहुत कॉम्पैक्ट है और बहुत अच्छा मटेरियल है उसका, ठीक है। यहाँ पर हम बात करते हैं कि ब्रिटिशर्स इंडिया में जब आए 1608 में आए, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आए, ठीक है, क्योंकि उनको चार्टर ग्रांट हुआ था एलिजाबेथ फर्स्ट द्वारा 1600 में, जिसमें उनको जो है ट्रेडिंग के एक्सक्लूसिव राइट दे दिए गए थे। दीवानी राइट्स उनको मिले 1765 में। दीवानी राइट्स मतलब ये कि उनको रिवेन्यू और सिविल जस्टिस के बारे में भी राइट्स मिल गए थे। बंगाल, बिहार एंड ओडिशा पे उनको राइट्स मिल गए थे। क्यों मिल गए थे इसके पहले अगर आप रिकॉल करो तो दो बैटल हुई थी, एक 1757 की बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, 1764 की बैटल ऑफ बक्सर हुई थी। तो उसके बाद जो है जो हमारे जो मुगल्स है वो कहीं ना कहीं थोड़े वीक हो चुके थे और दीवानी राइट्स जो है वो चले गए थे ब्रिटिशर्स के हाथ में। ब्रिटिश क्राउन जो है डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हो चुका था, ठीक है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो चुका था, मतलब तीन हिस्सों में अगर हम उसको बांटे तो ब्रिटिश क्राउन रिस्पॉन्सिबल हो चुका था रूल के लिए बिटवीन 1858 से 1947, तो करीबन समझ लीजिए 100 साल। और यहाँ पर 1765 से 1858 समझ लीजिए 100 साल। तो 100 साल जो है किसने रूल किया, करीबन 100 साल जो रूल किया, पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 100 साल रूल किया, ठीक है। उसके बाद हमको देखने को मिलता है कि दीवानी राइट्स मिलने के बाद हमें जो देखने को मिलता है कि जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका पावर और बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है फाइनली 1858 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी इसको हटा दिया जाता है और ब्रिटिश क्राउन को फाइनली रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है और फिर 100 साल वही रूल करते हैं, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि फिर फाइनली हमारे को जब 1946 में फाइनली हमें राइट मिलता है कि हम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को जो है फॉर्म करें और 26 जनवरी 1950 के अंदर जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है बन जाता है 2 ईयर्स 11 मंथ्स 18 डेज के अंदर, ठीक है। बहुत शॉर्ट हो गया 300 साल का सफर, थोड़ा डिस्कस करेंगे इसको। तो मुगल डिक्लाइन कैसे होता है, देखिए मुगल डिक्लाइन होने की वजह से मैंने आपको बताया कंपनी का रूल था, ठीक है, मुगल डिक्लाइन होने की वजह से कंपनी का रूल आता है और फिर कंपनी का रूल जब सिपॉय म्यूटिनी होती है 1857 में, उसके बाद कंपनी का रूल शिफ्ट हो जाता है क्राउन के रूल में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट पॉइंट ऑफ व्यू था क्योंकि यहाँ पर जो है शिफ्ट हो रहा है पावर कंपनी से क्राउन रूल में, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक एक एक्ट के बारे में डिटेल में। तो जब से ब्रिटिशर्स आए थे उसमें सबसे पहली बार उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट जो पास किया था 1773 के अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। उसमें उन्होंने गवर्नर ऑफ बंगाल को जो है कहीं ना कहीं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, मद्रास एंड
बंगाल बना दिया। मतलब देखिए गवर्नर जनरल ऑफ, जैसे कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था उसको पावर जो है इंक्रीज कर दी गई, ठीक है, एज कम्पेयर टू बॉम्बे और मद्रास का जो गवर्नर जनरल था उसके कंपैरिजन में, ठीक है। और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पर फर्स्ट गवर्नर जनरल जो बनते हैं वो थे वैरेन हेस्टिंग, ठीक है। वैरेन हेस्टिंग जो है इस तरीके के फर्स्ट गवर्नर जनरल बनते हैं। जस्टिस इंश्योर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट होता है, कलकत्ता में होता है, ठीक है। पहले जो है सुप्रीम कोर्ट न्यू दिल्ली में नहीं हुआ करती थी, 1774 में होता है। वहाँ पर सिविल जस्टिस और 3 जजेस को रखा जाता है वहाँ पर। उसके अलावा एक और इसमें रूल आता है कि जो कंपनी के सर्वेंट है वो ब्राइब नहीं दे सकते, ठीक है, कि ताकि करप्ट ना हो जाए कंपनी, क्योंकि अल्टीमेटली अगर कंपनी करप्ट हो जाएगी तो वहाँ पर जो ब्रिटिश में गवर्नमेंट बैठी है उनको बेनिफिट कैसे मिलेगा। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो कंट्रोल था उसको करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है बनाया गया, ठीक है, जो कि गवर्निंग बॉडी थी कंपनी की, ठीक है। गवर्निंग बॉडी थी, मतलब ये जो है यहाँ से कंट्रोल करेगी कि इसको कंपनी को कंट्रोल करेगी, और सारा जितना भी मिलिट्री और सिविल रेवेन्यू जितना भी आता है वो सब किसको रिपोर्ट करना है, सीओडी को रिपोर्ट करना है, ठीक है। सीओडी बोलूंगी शॉर्ट में, आप समझ जाना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। फिर उसके बाद 3 साल बाद, 3 साल नहीं 8 साल बाद जो है ये एक्ट अमेंड होता है 1781 में। और इसमें क्या होता है कि गवर्नर जनरल का जो, मतलब गवर्नर जनरल की पावर देखो आप कितनी बढ़ा दी जाती है इस एक्ट में। तो गवर्नर जनरल की पावर बढ़ा दी जाती है और उसको जो है कहीं ना कहीं कंप्लीट पावर दी जाती है, उसको जुरिस्डिक्शन से जो है कहीं ना कहीं हटा दिया जाता है। मतलब उसके ऊपर एससी जो है, मतलब सुप्रीम कोर्ट कोई भी तरीके का मतलब उसके ऊपर लॉ नहीं लगा सकती। और इसी के साथ साथ जो मुस्लिम और हिंदू जो रहेंगे उनका पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग उनको जो है रूल किया जाएगा, ऐसा भी लॉ इसमें लाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में। तो इसमें क्या होता है, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कमर्शियल और पॉलिटिकल पावर्स को सेपरेट कर लिया जाता है। तो डबल गवर्नमेंट का स्टेब्लिशमेंट होता है, मतलब पहले तो कमर्शियल और पॉलिटिकल पावर्स दोनों ईस्ट इंडिया कंपनी संभाल रही थी, फिर अब दोनों में जो है डायरकी जो है स्टैब्लिश हो रही है। तो क्या कर दिया जा रहा है कि जो सीओडी है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, ये कमर्शियल पावर्स को संभालेगी, और बीओसी बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है एक और स्टेब्लिश कर दिया गया है जो पॉलिटिकल पावर्स को संभालेगी, ठीक है। मैं बीओसी का वर्ड का यूज़ करूंगी, समझ जाना आप, ठीक है। तो कंपनी टेरिटरी को ब्रिटिश पोजीशन बताया गया है, मतलब ऑफ कोर्स ही बात है कि कंपनी का कोई अपना खुद का रूल नहीं है, ब्रिटिशर्स द्वारा ये रूल किया जा रहा है, ठीक है। और ब्रिटिश गवर्नमेंट को सुप्रीम बताया जा रहा है। मतलब कंपनी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कि थोड़ा सा करप्ट हो रही है, उस करप्शन को रोकने के लिए ये सब काम यहाँ पर किए जा रहे हैं। 1786 के आते आते कॉर्नवालिस को जो है अपॉइंट किया गया था, लेकिन उन्होंने डिमांड की कि अगर गवर्नर जनरल बनूंगा तो मैं, मतलब जो मैंने काउंसिल बनी है, जो काउंसिल उसको मैं ओवरराइड कर सकता हूँ, और साथ साथ मैं कमांडर इन चीफ भी बनूंगा, ठीक है। तो 2 पावर इनको दी गई, ठीक है। फिर उसके बाद 1793 में एक चार्टर एक्ट आता है जो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड चार्टर, जैसे कि 1773 में आया था, उसके बाद 1793 में आता है। तो इसके बाद हमको देखने को मिलता है कि कॉर्नवालिस को जो पावर दी गई थी ये बाकी सारे गवर्नर जनरल को भी दे दी गई, ठीक है, जितने भी आएंगे फ्यूचर में उन सबको। और उसके बाद वापस ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड मोनोपोली मिल जाती है 20 साल तक के, ठीक है। अब 20 साल तक के मतलब समझिए 1793 के बाद डायरेक्ट 1813 में चार्टर एक्ट पास होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो बीओसी था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, इनको जितना भी पेमेंट दिया जाता था ये इंडियन रेवेन्यू से किया जाता था, ठीक है। और उसके अलावा जो है सीआईसी जो है उसको जो है मेंबर नहीं रखा गया था गवर्नर जनरल काउंसिल का। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के अंदर कि इसके अंदर जो ट्रेड मोनोपोली है ना ये खत्म हो जाती है, ठीक है। ट्रेड मोनोपोली खत्म होना बहुत बड़ी बात है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कल्चरल इम्पोजिशन शुरू हो जाता है, क्रिश्चियन मिशनरी को अलाउ कर दिया जाता है कि आप इंडिया में आ सकते हो। और उसके बाद ये बताया जाता है कि कंपनी जो है, कंपनी के ऊपर ब्रिटिश क्राउन जो है कहीं ना कहीं सॉवरिन है, लेकिन अभी भी जो है कंपनी का रूल चल रहा है, ठीक है। और लोकल गवर्नमेंट को जो है मतलब बोल दिया गया था कि आप टैक्स जो है लगा सकते हो लोगों पर। अब देखने को मिलता है कि 1833 के एक्ट चार्टर एक्ट के अंदर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जिसको कहा जाता था उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। सोचिए उसकी पावर कितनी बढ़ा दी गई। और ऐसे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो बनते हैं वो रहते हैं विलियम बेंटिक। और साथ साथ जो गवर्नर थे बंगाल, सॉरी, गवर्नर जो थे बॉम्बे के और मद्रास के, उनकी पावर जो है छीन ली गई थी और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दी गई थी, ठीक है। और जो कमर्शियल बॉडी थी, जैसे कि हम बात की जो ईस्ट इंडिया कंपनी कमर्शियल बॉडी के रूप में थी,
चीज़ को इस एक्ट में ख़त्म कर दिया जाता है, ठीक है। 1833 में ही ख़त्म कर दिया जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट होता है क्योंकि अर्लियर जितने भी एक्ट्स पास हुए थे उसको रेगुलेशन कहा जाता था, एक्ट नहीं किया जाता था, लेकिन इस पर्टिकुलर एक्ट को जो है हम एक्ट कहते हैं, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आज के टाइम पे जब आप सिविल सर्वेंट्स एग्जाम देखते हो, सिविल सर्विस एग्जाम देखते हो, उसका इंट्रोडक्शन किया जाता है और ओपन कंपटीशन मतलब जितने भी इंडियन लोग हैं वो सब इस एग्जाम में बैठ सकते हैं, इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया जाता है। फिर 1853 का चार्टर एक्ट आते आते जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन होता है उसको अलग कर दिया गया था। देखिए पहले ऑफ कोर्स ही बात है कि कमर्शियल फंक्शन भी साथ में हो रहे थे, पॉलिटिकल भी साथ में हो रहे थे, फिर दोनों को अलग किया गया। तो पॉलिटिकल फंक्शन में भी अलग अलग फंक्शन होते हैं, एक लेजिस्लेटिव फंक्शन होते हैं, एक एग्जीक्यूटिव फंक्शन होते हैं, तो उसको भी अलग कर दिया गया, ठीक है। और 16 न्यू मेंबर्स ऐड किए गए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि इंडिया के अंदर जो है एक सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई जो कि मिनी पार्लियामेंट की तरह एक्ट करती थी। मतलब थोड़ा सा कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स जो है थोड़ा रिलैक्स हो रहे थे और लोगों को जो है मतलब इंडियंस को जो है ऐड होने की पावर दे रहे थे, किसमें, इंडिया की सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। साथ साथ जो कंपटीशन है सिविल सर्विस एग्जाम का, जैसे कि दो सर्विसेज होती थी, कोऑर्डिनेटेड एक नॉन कोऑर्डिनेटेड, मतलब जो स्पेशल सर्विसेज होती है जैसे कि जिसको हम आज के टाइम पे ग्रुप ए सर्विसेज कहते हैं। तो मैक्यूले का जो कमीशन बैठता है 1854 में, वो कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए इंडियंस को अपीयर होने के लिए अलाउ कर देता है। लोकल रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ जाता है, 4 लोकली मेंबर्स जो है अपॉइंट किए जाते हैं, एक मद्रास से, एक बॉम्बे से, एक बंगाल से और एक आगरा से। उसके बाद हमको देखने को मिलता है 1858 में फाइनली जो है क्राउन रूल शुरू हो जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के साथ, ठीक है। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है उनको क्या बना दिया जाता है, वाइस रॉय बना दिया जाता है ऑफ इंडिया, ठीक है। और वाइस रॉय कौन बनते हैं, फर्स्ट वाइस रॉय कैनिंग बनते हैं, ठीक है। और डबल गवर्नमेंट का जो सिस्टम है इन्होंने जो है खत्म कर दिया था, मतलब पावर अब कैसी हो गई थी, सेंट्रलाइज हो गई थी। देखिए समझिए पावर किस तरीके से अब सेंट्रलाइज होती जा रही थी, ठीक है। और यहाँ पर जो है नया ऑफिस बनाया गया था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का, ठीक है। और साथ साथ हमको देखने को मिलता है कि एक और बनाया गया था जो था हमारा काउंसिल ऑफ इंडिया। तो काउंसिल ऑफ इंडिया का काम क्या था कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को जो है रिपोर्ट करे, ठीक है, इसको असिस्ट करे। अब धीरे धीरे जो है 1861 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट आया उसके अंदर ब्रिटिशर्स को समझ में आ चुका था कि अब इंडियंस की जो है हमें ज़रूरत पड़ सकती है कॉपरेशन की, किस में, गवर्नेंस में। तो उन्होंने जो है कहीं ना कहीं अब डिसेंट्रलाइजेशन शुरू किया। पहले तो उन्होंने जो है ये बीओसी भी ख़त्म कर दिया, सीओडी भी ख़त्म कर दिया, अब उन्होंने सोचा थोड़ा सा डिसेंट्रलाइजेशन करता हुए पावर का। तो उन्होंने नई नई लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाई, कहाँ पर बनाई, बंगाल में बनाई, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में बनाई, पंजाब में बनाई, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये जो एक्ट है ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट था क्योंकि इस एक्ट के चलते गवर्नर जनरल को पावर दे दी गई थी वीटो करने की। मतलब भले ही लेजिस्लेटिव काउंसिल कुछ भी लॉ पास करे, लेकिन अगर गवर्नर जनरल को पसंद नहीं आया तो वो वीटो को यूज़ करेगा और वो लॉ को पास नहीं होने देगा। अब आपको देखने को मिलता है कि 1885 के अंदर जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हो जाता है तो इंडियंस का थोड़ा पोजीशन और स्ट्रांग हो जाता है। तो 1892 के अंदर फिर इंडियन काउंसिल एक्ट फिर पास होता है, उसके अंदर भी बताया जाता है कि चलो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को इंक्रीज कर दो, मतलब इंडियंस को थोड़ा सा और आने दो लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, और लेजिस्लेटिव काउंसिल का थोड़ा फंक्शन भी बढ़ा दो। मतलब अब उनको जो है बजट डिस्कस करने का भी फर्स्ट टाइम मौका दिया जा रहा था, ठीक है। और इनडायरेक्ट इलेक्शंस की भी बात की जा रही थी। फिर एक और इंडियन काउंसिल एक्ट आता है 1909 में। इसके बीच में क्या हुआ आपको पता है, 1905 के अंदर पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है। मतलब ब्रिटिशर्स जो है एक पॉलिसी खेल रहे थे डिवाइड एंड रूल की। इसमें मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी इसको कहते हैं क्योंकि मॉर्ले उस टाइम पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और मिंटो जो है उस टाइम पे वाइस रॉय ऑफ स्टेट थे। तो इसमें जो है ब्रिटिशर्स चाहते थे कि इंडिया को डिवाइड एंड रूल करके रखे, इसलिए जो है कहीं ना कहीं उन्होंने क्या किया, वैसे तो लेजिस्लेटिव काउंसिल की साइज भी बढ़ा दी, बहुत अच्छे अच्छे काम किए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उन्होंने जो की वो ये थी कि उन्होंने जो है सेपरेट इलेक्टोरेट का इंट्रोडक्शन किया फॉर मुस्लिम मेंबर्स। और इससे कहीं ना कहीं जो है उन्होंने जो है मतलब डिवाइड एंड रूल का जो है कीड़ा जो है इंडिया में डाल दिया था। उसके साथ हमको देखने को मिलता है कि मिंटो को इसलिए हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी कहते हैं। अब बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की जो कि 1919 में पास होता है। इसके बीच में आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो चुका था, ठीक है। और इसको हम मॉन्टेग चैम्फोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि मॉन्टेग सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, चैम्फोर्ड जो थे वो वाइस रॉय ऑफ इंडिया थे। अब हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर उसमें क्या किया जाता है कि जो पावर है वो सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स में डिवाइड की जाती है। जैसे आज के टाइम पे आपको देखने को
मिलेगा कि एक सेंट्रल लिस्ट होती है और एक स्टेट लिस्ट होती है। इसमें आपको देखने को मिल रहा है कि डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है, डायरकी जो है बनाई जा रही है, और हर प्रोविंसेस में जो है आपको देखने को मिलेगा अपर हाउस भी बनाई जा रही है और लोअर हाउस भी बनाई जा रही है, ठीक है। लेकिन इस एक्ट के तहत चलते हुए और ज़्यादा सेपरेट इलेक्टोरेट मांग की गई, तो क्रिश्चियन को भी, मुस्लिम को भी, सिख को भी, एंग्लो इंडियंस को भी, सबको जो है क्या कहते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया, ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि प्रोविंशियल बजट को है सेपरेट कर दिया गया फ्रॉम सेंट्रल बजट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसके बाद डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, ये बहुत लेंथी रहता है, आपको पता है 450 पेजेस का रहता है, और इसमें 451 सेक्शन होते हैं और 15 लिस्ट होती है। सबसे बड़ा लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड जो था ये एक्ट था। उसी के साथ ऑल इंडिया फेडरेशन की बात होती है। इसमें ऑल इंडिया फेडरेशन मतलब कि एक तो जो ब्रिटिशर्स की जो प्रोविंसेस रहेगी वो, और प्रिंसली स्टेट्स। अगर प्रिंसली स्टेट्स को चॉइस दी गई थी कि आप इंडिया को ज्वाइन कर सकते हो, मतलब आप ब्रिटिश यूनियन को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अब डायरकी को सेंटर पे स्टैब्लिश कर दिया गया था। पहले तो क्या हुआ था कि डायरकी को प्रोविंसेस में स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। लेकिन अब वो वाली डायरकी हटा दी गई थी, अब मतलब अब कहाँ सेंटर में डायरकी ला दी गई थी, ठीक है। और हम देखेंगे कि प्रोविंसेस को बिल्कुल ऑटोनॉमस बना दिया गया था, मतलब फेडरल लिस्ट दे दी गई थी। फेडरल लिस्ट मतलब सेंट्रल का इस पे कंट्रोल रहेगा, प्रोविंशियल लिस्ट मतलब इसका प्रोविंसेस पे कंट्रोल रहेगा, और कॉन्करेंट लिस्ट मतलब दोनों जो उसमें डील कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स ही बात है, आज के टाइम पर भी हम यही चीज़ फॉलो करते हैं, ठीक है। बस हम फेडरल को क्या कहते हैं, सेंट्रल कहते हैं, प्रोविंशियल को स्टेट लिस्ट कहते हैं, और कॉन्करेंट को कॉन्करेंट ही कहते हैं। तो प्रोविंसेस को पूरी ऑटोनॉमी दी गई थी अबाउट प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स, इस सब के बारे में वो लॉ बना सकते थे। फेडरल कोर्ट का स्टैब्लिशमेंट होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है सेंटर के बीच में और यूनियन के बीच में, यूनियन मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो यूनियन ऑफ स्टेट्स था, अगर उसके बीच में कोई प्रॉब्लम आती है तो ये जो है हम फेडरल कोर्ट जो है वो फैसला करेगा। उसके बाद आपको देखने को मिलता है कि कम्युनल अवार्ड जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था मैकडोनाल्ड के द्वारा, जो कि प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के 1932 के अंदर, वो बहुत ज़्यादा डिसिसिव था, बिकॉज आपको देखने को मिलता है कि इंडिया के अंदर जो है और ज़्यादा कम्युनलिज्म को बढ़ाया जा रहा था। विमेन को भी सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया, वर्कर्स को भी दे दिया, उन्होंने डिमांड भी नहीं की तो भी दे दिया, SC ST को भी दे दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमको देखने को मिलता है एक और इसका जो है पर्टिकुलरली एक्ट ये था कि सुप्रीमेसी दे दी गई थी ब्रिटिश पार्लियामेंट को। मतलब ये जो पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है ये इंडियंस नहीं जो है कहीं ना कहीं अमेंड कर सकते, सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स ही इसको अमेंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्रिटिसिज्म क्या निकल कर आता है। क्रिटिसिज्म ये निकल कर आता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये स्ट्रेंज था और डिफेक्टिव फेडरेशन की बात हो रही थी। मतलब यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि बहुत सारे प्रिंसली स्टेट ने ज्वाइन ही नहीं किया। क्यों नहीं ज्वाइन किया? क्योंकि उनको चॉइस दी गई थी, ठीक है, तो उन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया और उनको फिर राइट्स ही नहीं मिले। उसके बाद हम बात करते हैं कि प्रोविंशियल सेल्फ गवर्नमेंट की जो बात की जा रही थी, मतलब पूरा जो है ऑटोनॉमी दी गई है, वो बात की जा रही थी, वो बिल्कुल गलत थी, बिल्कुल बहरूपिया बात थी। क्योंकि उनके साथ साथ क्या कर दिया गया था, वहाँ पर गवर्नर को बिठा दिया गया था। अब गवर्नर को बिठा दिया गया था, गवर्नर जो है मिनिस्टर की पावर को चेक करते रहता था। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये जो है पूरा एक फॉल्स की तरह जो था, मतलब लग कुछ और आता और था कुछ और। साथ साथ जो है इंडिया की डोमिनेंट स्टेटस की तक बात नहीं की गई, मतलब इंडिपेंडेंस तो दूर की बात है, डोमिनेंट स्टेटस की भी बात नहीं की गई। और गवर्नर जनरल को इंडिया के और गवर्नर्स को ज़्यादा ही पावर दे दी गई थी। कम्युनलिज्म इसमें बढ़ा दिया गया था, ऑफ कोर्स सी बात है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इसको क्रिटिसाइज़ किया गया। बर्मा का जो है इसमें सेपरेशन कर दिया गया, आज के टाइम पर जिसे आप म्यांमार कहते हो, ठीक है। और उसके बाद हमको देखने को मिलता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए इंडियंस को कोई भी तरीके का जो है प्रोविज़न नहीं दिया गया। उसके बाद क्या होता है कि इंडिया के अंदर क्रिप्स मिशन भेजा जाता है, आपको बहुत अच्छे से पता है, 1942 के अंदर। और वो जो है डोमिनेंट स्टेटस इंडिया को देने की बात करता है, लेकिन अब इंडिया को डोमिनेंट स्टेटस नहीं चाहिए था, 1942 की बात आ गई, अब इंडिया को इंडिपेंडेंस चाहिए था, तो उसने क्रिप्स मिशन को भी रिजेक्ट कर दिया। फिर कैबिनेट मिशन प्लान फाइनली आता है 1946 में, उसके एक मेंबर रहते हैं क्रिप्स अलेक्जेंडर, ठीक है। तो अब इस पर्टिकुलर मिशन में ये बात होती है कि चलो अब इंडिया को जो है हम क्या देंगे, इंडिपेंडेंस ग्रांट करने की बात करेंगे, ठीक है। अब फाइनली ये होता है कि क्योंकि उस टाइम पे पार्टीशन की बातें चल रही थी, तो माउंटबेटन प्लान को जो है माउंटबेटन प्लान में जो है इंडिया का पार्टीशन एक्सेप्ट कर लिया जाता है, जो कि 1946 में हुआ था। और उसके बाद फाइनली इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है 18 जुलाई 1947 को। और फिर हमारा जो है इंडिया, ऑफ कोर्स की बात है, आपको पता है 15 अगस्त को इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो ये हमारा जो था पूरा सेकेंड चैप्टर का क्रक्स था, ठीक है। आई होप आपको पूरा समझ में आ गया हो। इसमें आपको सिर्फ बेसिकली क्या क्वेश्चन आ
सकता है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फॉर्मेशन है उसमें ब्रिटिशर्स का जो क्या रोल था। तो आपको ये सारे एक्ट्स बताने हैं, सारे जो है लॉज बताने हैं, ये बताना है कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है इसमें प्ले किया था। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। अब हम शुरुआत करेंगे हमारा नेक्स्ट लेसन की। तो नेक्स्ट लेसन जो हमारा है वो है कॉलोनियल आइडियोलॉजी ऑफ सिविलाइजिंग मिशन, यूटिलिटेरियंस एंड मिशनरीज के बारे में हम समझने वाले हैं। तो देखिए ये डायग्राम का मैं यूज़ कर रही हूँ, बहुत प्यारा डायग्राम मुझे लगा ये इसलिए। इसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर जो है इसमें पूरा सम पे अगर आपको कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है, वैसे ऐसा क्वेश्चन आपको आएगा नहीं कि पूरा आइडियोलॉजी क्या थी ब्रिटिशर्स की। एक आएगा क्वेश्चन कि आइडियोलॉजिकल जस्टिफिकेशन क्या था ब्रिटिश कॉलोनियल रूल का इंडिया में, वो क्वेश्चन आ सकता है, बाकी ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन उसके बावजूद मैं आपको सारी आइडियोलॉजी बता देती हूँ। यहाँ पर देखिए आपको सर्च करना, स्प्रेड करना मार्केट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडियोलॉजी थी। ठीक है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उनके पास जो है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था, तो वहाँ पर उनके पास प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा था, उसको सप्लाई करना तो ज़रूरी है कहीं ना कहीं के लिए, बहुत ज़रूरी था। उसके बाद एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट हो चुका था। देखिए ऑफ कोर्स ही बात है, उनके पास इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा थी, लेकिन आपको पता है यूके पूरे वर्ल्ड में अगर आप ग्लोब में देखोगे ना, तो यूके पता है कितना सा है, जो हम बोलते रहते हैं ब्रिटेन ब्रिटेन, सिर्फ एक पॉइंट के बराबर है, सिर्फ एक पॉइंट के बराबर, समझ रहे हो आप, इतनी बड़े वर्ल्ड में। तो उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज की बहुत कमी है। ठीक है, बहुत कमी है, इसलिए उसको कहीं ना कहीं तो ज़रूरत पड़ेगी, जो इसलिए उसने अफ्रीका और इंडिया जैसी कॉलोनीज पे उन्होंने जो है अपना हाथ जमाया। अब हम बात करते हैं कि सिविलाइजिंग मिशन, तो अर्लियर उन्होंने क्या बताया है कि हम जो है सिविलाइज करने आए हैं आपको। ठीक है, क्योंकि आप लोग अनसिविलाइज्ड हो, हम आपको सिविलाइज करेंगे। ठीक है, उसके बाद इंडिजिनियस पॉपुलेशन को कन्वर्जन करने का काम भी उन्होंने किया, क्रिश्चियन मिशनरीज का इंट्रोडक्शन किया, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने का काम किया। फिर कॉलोनीज में सेटल होने के लिए भी आए, मतलब बहुत सारे आपको पता है ब्रिटिशर्स आए इंडिया में, रह गए, मतलब एंग्लो इंडियंस के रूप में हैं, तो वो लोग जो है यहीं पर रह गए। उसके बाद कल्चरल इम्पीरियलिज्म की बात करें, तो कल्चरल इम्पीरियलिज्म मतलब वो बताना चाहते थे कि हमारा जो कल्चर है वो सुपीरियर है, इसलिए जो है उसको बताने के लिए वो क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं अपना कल्चर को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर आए थे। अब ये पूरे चैप्टर का जो क्रक्स है मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ये पूरे चैप्टर में है वो ये है कि यूटिलिटेरियंस के बारे में और मिशनरीज के बारे में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, यूटिलिटेरियंस कौन होते हैं आपको पता है, जैसे कि जेरेमी बेंथम इसके फाउंडर माने जाते हैं। यूटिलिटेरियनिज्म जो है वो फोकस होता है मैक्सिमम प्लेजर एंड मिनिमम पेन के ऊपर, और वो भी मतलब ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ग्रेटेस्ट नंबर। तो इसके जो है फाउंडर तो बेंथम थे, और उसके फॉलोवर जेम्स मिल और फिर डलहौजी, ये सब इनके फॉलोवर थे। तो अब देखने को मिलता है एक यूटिलिटेरियनिज्म हो गया। ठीक है, और मिशनरीज कौन होते हैं, मिशनरीज होते हैं ऐसे लोग, मैंने आपको भी बताया, जो क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए इंडिया में आए थे, जो वेस्टर्न एथिक्स और वेस्टर्न वैल्यूज को प्रमोट करते थे। अब देखिए यूटिलिटेरियनिज्म आपने ऑलरेडी पढ़ा है, आप मुझे पता है अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी में, तो आपको पता है यूटिलिटेरियनिज्म और लिबरल्स में कोई भी डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता। यूटिलिटेरियनिज्म जो है एक स्टैंड होता है लिबरलिज्म का। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं होता। लेकिन इंडियन कंटेक्स में जब यूटिलिटेरियनिज्म और लिबरल्स का मुकाबला हुआ, तो उसमें सिर्फ एक डिफरेंस निकल कर आता है कि यूटिलिटेरियनिज्म जो थे वो लोग जो है जेम्स मिल के अंदर जो थे वो सपोर्ट करते थे, किसको सपोर्ट करते थे, वर्नाकुलर एजुकेशन को, मतलब इंडिया के अंदर संस्कृत और अरेबिक में एजुकेशन दी जाए। और लिबरल्स किसको सपोर्ट करते थे, लिबरल्स जो है इंग्लिश एजुकेशन को सपोर्ट करते थे, उसमें से एक इम्पॉर्टेंट पर्सन थे मैक्यूले। तो फाइनली हुआ क्या कि मैक्यूले क्योंकि पावरफुल थे, तो मैक्यूले ने जो है 1935 बोल रही हूँ मैं, 1833 के बाद जो चार्टर एक्ट आया, जिसके अंदर आपको देखने को मिलता है कि इंग्लिश एजुकेशन जो है प्रमोट की जा रही थी। तो वहाँ से जो है इंग्लिश एजुकेशन का प्रमोशन शुरू हो गया, और इसी को हम कहते हैं एंग्लिसिस्ट वर्सेस ओरिएंटलिस्ट डिबेट। ठीक है, तो ओरिएंटलिस्ट जो है वो क्या थे, मैं आपको बता दूं, ओरिएंटलिस्ट की जो आइडियोलॉजी होती है वो होती है ओरिएंटलिज्म। तो ओरिएंटलिज्म मतलब ये होता है कि जो ओरिएंट मतलब उसको कहते हैं जो ईस्टर्न वर्ल्ड है, उनके लिए ईस्टर्न वर्ल्ड हम है, जैसे कि पूरा ईस्टर्न एरिया, तो उनको डोमिनेट करना और चेंज करना, ये ओरिएंटलिस्ट आइडियोलॉजी है। पहली आइडियोलॉजी जो ओरिएंटलिस्ट की थी, जब वो इंडिया में आए थे, तो वो एंशियंट इंडिया को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते थे और वो इंटरफेयर नहीं करते थे। जैसे कि आप देखोगे 1793 के अंदर जो चार्टर एक्ट आया था, उसमें उन्होंने अलाउ नहीं किया था कि क्रिश्चियन मिशनरीज इंडिया में आए। सोचिए, उन्होंने सोचा कि यहाँ का कल्चर प्रमोट करते हैं, यहाँ का प्रोपोगेट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि उन्होंने हिंदू लॉ भी बनाया, मुस्लिम लॉ भी बनाया। ठीक है, और प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। लेकिन उसके बाद हमको देखने को मिलता है कि धीरे से ये जो ओरिएंटलिज्म है ये प्रमोट होने लग गया ओरिएंटल डिस्पोटिज्म के अंदर। ओरिएंटल डिस्पोटिज्म का मतलब होता है कि जब आप एंग्लिसाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन करते हो, मतलब ये कि आप जो है सारा का सारा फंक्शन इंग्लिश एजुकेशन पे फोकस करके रखते हो, तो उसे हम एंग्लिसाइजेशन कहते हैं। अब इंग्लिश एजुकेशन के प्रोस भी हुए, कॉन्स भी हुए, इसके बारे में बात कर लेते हैं। प्रोस ये हुए कि राजा राम मोहन रॉय जैसे सोशल रिफॉर्मर्स उभर कर आते हैं।
कॉन्स ये हुए कि जो हिंदू रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है वो शुरू होते हैं। देखिए, जब आप किसी के कल्चर पर अटैक करते हो तो वो जो है मतलब वापस अटैक करता है, राइट। तो दैट इज द थिंग कि आप किसी को कुछ बोलते हो, आपको वापस कुछ बोलेगा। तो इन द सेंस कि हिंदू रिवाइवलिस्ट मूवमेंट जो है वो निकल कर आ रहे थे कि जो क्या कहते हैं एंशिएंट कल्चर को प्रमोट किया जा रहा था, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें हो रही थी। अब आपको देखने को मिलता है कि एग्रीकल्चर और लैंड रिलेशन पे क्या क्या इम्पैक्ट हुए और कैसे हुए। सबसे इम्पोर्टेंट एक्ट जो पास हुआ था परमानेंट सेटलमेंट एक्ट, फर्स्ट एक्ट था 1793 में। इसको आप याद रखना ओबीबी से करके, ओबीबी यानी ओडिशा, बंगाल एंड बिहार में। उसके बाद रेवतवारी सेटलमेंट, अच्छा ये कॉर्नवालिस द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें इंटरमीडियरीज का रोल बढ़ गया था, इंटरमीडियरीज यानी जमींदार, ठीक है। रेवतवारी सेटलमेंट एक्ट जो है 1820 में इंट्रोड्यूस हुआ था मद्रास में सर थॉमस मुनरो द्वारा, ठीक है। इसमें जो है क्या कहते हैं, एक तो रायट्स और अंडर रायट्स का रोल बढ़ गया था। उसके बाद महलवारी सेटलमेंट सिस्टम 1822 में इंट्रोड्यूस हुआ था मैकेंजी द्वारा। इसके अंदर जो है मनी लेंडर्स का रोल जो है वो इम्प्रूव हो चुका था। अब एग्रीकल्चर पे क्या इम्पैक्ट हुआ उसके लिए मुझे ये बहुत अच्छा लगा। अगर आपसे क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके का फ्लो चार्ट या डायग्राम जैसा आपको ठीक लगे आप बना सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे, आप इस तरीके से बना सकते हो। पहले तो मैंने आपको बताया नई क्लासेस जैसे कि मनी लेंडर्स, ठीक है, कृषक, एब्सेंटी जमींदार इस तरीके से इमर्ज होकर आने लग गए। क्योंकि पहले भी जमींदार हुआ करते थे बहुत सारे सिस्टम में, बट कहने का मतलब ये है कि ये सिस्टम के अंदर ऐसा होने लग गया था कि जो जमींदार थे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे थे क्रॉप्स की, ठीक है। सेकेंडली कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर शुरू हो गया था। इसका मतलब ये होता है कि जो इंडिगो होता है, इंडिगो प्लांट हो गए, बहुत सारे प्लांट्स जो ब्रिटिशर्स को रिक्वायर्ड थे इन द प्रोडक्शन प्रोसेस बैक इन दर कंट्री, उस चीज़ को प्रमोट किया जा रहा था कि यहाँ पर जो है उसका प्रोडक्शन किया जा सके। टॉकिंग अबाउट सेल्फ रिलायंट विलेज सिस्टम, पहले जो विलेज था वो सेल्फ रिलायंट था। पहले फूड क्रॉप प्रोड्यूस करते थे, बार्टर एक्सचेंज करते थे। ब्रिटिशर्स ने फूड क्रॉप सिस्टम खत्म करने के लिए कमर्शलाइजेशन लेकर आए, उससे सेल्फ रिलायंस खत्म हो गया। इंडस्ट्रीज़ जो थी वो इंडिया की ख़राब होती गई बिकॉज ऑफ कोर्स ही बात है फॉरेन गुड्स का जो है इंट्रोडक्शन इंडिया में किया गया था और उसके कारण इंडियन इंडस्ट्रीज जो है वो ख़राब हो गई थी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लॉपसाइडेड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसीज़, तो आपको देखने को मिलता है कि जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ हैं वो कितनी ज़्यादा जो है ना डिस्क्रिमिनेटरी थी, जिसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसीज़। इम्पोर्ट्स जो होते थे ना ब्रिटिशर की तरफ से, जिसमें आप देखोगे कि फिनिश्ड गुड्स आया करते थे, उसमें कोई टैरिफ नहीं लगता था, ठीक है। उसके बाद जो हमारी तरफ से जो रॉ मटेरियल वहाँ जाता था उस पर भी कोई टैरिफ नहीं लगता था। बट कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास से कोई फिनिश्ड प्रोडक्ट वहाँ जा रहा है तो उस पर टैरिफ लगेगा। तो समझ सकते हो आप, मतलब यहाँ का फिनिश प्रोडक्ट अगर वहाँ जा रहा है तो टैरिफ लगेगा, मतलब नेचुरली हमारा जो फिनिश प्रोडक्ट है वो वहाँ पर महंगा मिलेगा। अब हमारा फिनिश प्रोडक्ट हम यहाँ बेच दें, लेकिन यहाँ पर बेचने के लिए ऑलरेडी हमारा मार्केट ख़राब हो गया है ना, क्योंकि वो लोग अपना सामान यहाँ बेचते हैं। तो अब सिंपल सी बात है कि हैंडलूम और आर्टिशंस की जॉब भी चली गई थी, ठीक है। जैसे कि ब्रिटिशर्स इंडिया में आए और ब्रिटिशर्स के आने के बाद आपको पता है रॉयल आर्टिशनरी और कोट ये सब डिस्ट्रक्ट हो गया था और इंडियन हैंडलूम और आर्टिशन डिक्लाइन हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा डिस्कशन का टॉपिक होने वाला है आउटकम एंड कॉजेज ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। बहुत इजी सा टॉपिक है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, मैं आपको शॉर्ट में समझा दूंगी। इंडिया का फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था। क्यों फर्स्ट वॉर था? इससे पहले भी बहुत सारे रिवॉल्ट होते थे बट ये थोड़ा सा ऑर्गेनाइज था। इसमें मेरठ से शुरू होता है, पूरी कहानी दिल्ली तक जाती है। झांसी बाई इसमें इन्वॉल्व थी। आपको देखने को मिलता है शाह माल, अहमद शाह, बहुत सारे अलग अलग लीडर्स अलग अलग पार्ट से। और आपको देखने को मिलता है कुंवर शाह, मतलब अलग अलग लीडर्स अलग अलग पार्ट से इमर्ज होकर आते हैं और जो अपनी जान भी गंवा देते हैं। पार्शली सक्सेसफुल था बिकॉज इससे जो है क्राउन एक्ट जो आ गया था 1858 के अंदर और कंपनी का रूल खत्म हो जाता है। बट फिर भी जो है ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ कोर्स बात है इंडिया को इंडिपेंडेंस नहीं मिली। और इसके जो रीजंस थे, कॉज क्या थे? कॉज ये थे कि आपको पता है इमीडिएट कॉज क्या था, आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो, बचपन से पढ़ रहे हो। जो रिवॉल्ट है, मतलब जो इंट्रोड्यूस किया गया था, जो जिसको हम कहते हैं कार्ट्रिज, ठीक है। तो ऐसा माना जाता था कि जो कार्ट्रिज है उसको काव और फैट के पिक से जो है क्या किया गया है, ग्रीस किया गया है और उसको बाइट ऑफ करके आपको जो है मतलब जिसको हम कारतूस कहते हैं उसको लगाना है बुलेट में, ठीक है। तो अब ऑफ कोर्स बात है कि फॉर मुस्लिम्स पिग इज अ हेटेड एनिमल, फॉर हिंदू काउ इज अ लव्ड एनिमल, होली एनिमल। तो इसलिए इससे जो है उनकी कास्ट और रिलीजन के ऊपर बात आ गई थी, तो इसलिए उन्होंने जो है रिवॉल्ट कर दिया। 10 मई को शुरू होता है रिवॉल्ट, ठीक है, 1857 में। अब सर्विस कंडीशन भी अच्छी नहीं थी, इंडियंस को जो है लोअर पोजीशन दी जाती थी, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर एनफील्ड राइफल का मैंने पूछू तो बता ही दिया, ठीक है।
और उस टाइम पे बहुत सारी मिथ्स चल रही थी, क्योंकि आपको पता है उस टाइम पर क्रिश्चियन मिशनरीज आ गए थे इंडिया में, तो लोगों के रिलीजन के ऊपर कहीं ना कहीं जो है बहुत ज़्यादा संकट मंडरा रहा था। और जब रिलीजन की बात आती है तो लोग देखिए इंडिया में क्या क्या नहीं कर लेते। तो वैसे ही जो है क्या कहते हैं उस टाइम पे रिलीजन के ऊपर बात आ गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म होता है, ब्रिटिश क्राउन स्टैब्लिश होता है, ये इसका आउटकम है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके अगर आपको अफेक्ट लिखने की हो या फिर अगर आपको कॉज लिखना हो तो आप पॉलिटिकल कॉज लिखोगे, ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज है वो लिखोगे, सोशल कॉज लिखोगे, आप उसमें क्या कहते हैं रिलीजन कॉज लिखोगे, इमीडिएट कॉज लिखोगे, सारे कॉजेज आपको डिस्कस करने रहेंगे। मैं आपको एक बार यहाँ से बता देती हूँ। उस टाइम पर जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स चल रहे थे, जैसे कि सोशल रिफॉर्मर द्वारा भी हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में, राजा राम मोहन रॉय वगैरह, जिसमें एंटी सती लॉ गवर्नमेंट पास करती है 1829 में। तो वो सब अच्छा नहीं लगता है कुछ लोगों को, सोसाइटी को। देखिए ऑफकोर्स ही बात है, कुछ चीज़ें अच्छी भी होती तो सोसाइटी में बहुत सारे लोगों को अच्छी नहीं लगेगी, तो वैसे ही उनको नहीं अच्छा लगता है, इसकी वजह से भी जो है ये रीज़न जो है उभर कर आता है। इसके बाद हमारा ये चैप्टर जो है इतना ही था। ये जो 1857 वाले रिवॉल्ट के अंदर कुछ भी नहीं है, ये क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा डेफिनेटली। कॉजेज लिखने हैं, अफेक्ट्स लिखने हैं। कॉजेज के अंदर मैंने आपको बताया पॉलिटिकल कॉज, सोशल कॉज, इकोनॉमिक कॉज। वहाँ पर जो है क्या कहते हैं आप तीनों मेंशन कर सकते हो, परमानेंट सेटलमेंट, मेहरबारी सेटलमेंट, रेतमारी सेटलमेंट। उसके बाद आपको कास्ट और रिलीजन का मेंशन करना है, इमीडिएट कॉज में एंडफिल राइवल का मेंशन करना है, ये सारी चीज़ें। और इफेक्ट में क्या मेंशन करना है कि पार्शली सक्सेसफुल है, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म होता है, ब्रिटिश कंट्री ब्रिटिश का रूल शुरू होता है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम नेक्स्ट यूनिट समझते हैं। तो इसका नाम है मेजर सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स इन इंडिया। तो इसको हम समझ लेते हैं। देखिए मैं फिर से बता रही हूँ, इस चैप्टर्स के मैंने सारे के सारे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अपलोड कर दिए, ये सिर्फ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो अगर आपने वीडियोस नहीं देखे और आप सोच रहे हो कि सिर्फ एक वीडियो में आप देखोगे और एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाओगे, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो आपने ये वीडियो समझ लिया, देख लिया, जान लिया, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर आपने पहले वो समझ ली है तो ऑफकोर्स ही बात है आपका रिवीजन हो जाएगा, उसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपने नहीं देखा है तो इसके बाद भी आप वो वीडियो देख सकते हैं जो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अब यहाँ पर बात करते हैं कि सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स दो टाइप के होते हैं, ब्रॉडली बोल रही हूँ मैं, ब्रॉडली दो टाइप के होते हैं। एक होता है रिवाइवलिस्ट मूवमेंट, एक होता है रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट। तो इंडियन कंटेक्स्ट में जब आप एग्जिस्टिंग सोसाइटी में जो इविल्स है उसको रिफॉर्म करने के लिए मूवमेंट निकाल रहे हो, रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट होते हैं। जो आप ऑलरेडी जो रिलीजन है उसको थोड़ा सा थोड़ा सा ठीक करने के लिए कोशिश कर रहे हो, तो रिवाइवलिस्ट मूवमेंट होते हैं। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट भी मिलेंगे और रिवाइवलिस्ट मूवमेंट भी मिलेंगे। तो हमको देखने को मिलता है कि अब रिवाइवलिस्ट मूवमेंट और रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट दोनों को हम डिस्कस कर देते हैं। तो आपको पता है फादर ऑफ इंडियन रेनेसा जिसे कहते हैं हम, राजा राम मोहन रॉय, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। ब्राह्मण समाज का फॉर्मेशन किया था 1828 के अंदर, ठीक है। उसके अंदर वो जो है सती के अगेंस्ट लड़ते हैं, विमेन के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए लड़ते हैं। वो एक बुक लिखते हैं तोहफतुल मुवाहिदीन, उसका मतलब होता है अ गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। वो स्ट्रांगली जो है आइडिया प्रमोट करते हैं मोनोथिज्म का, मतलब एक गॉड का, एक गॉड है, ठीक है। तो उस चीज़ का वो आइडिया जो है प्रमोट करते हैं। तो एक आइडिया उनको, जो आइडिया है, और उनको पॉलीथिज्म बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब पॉलीथिज्म मतलब जो आप बहुत सारे भगवान की पूजा करते हैं उसे हम कहते हैं पॉलीथिज्म। और आइडल वर्शिप के वो खिलाफ थे, मूर्ति पूजा के वो खिलाफ थे और उसको सोशल इविल मानते थे। उन्होंने हिंदुइज्म को बहुत डिटेल में स्टडी की थी, क्रिश्चियनिटी को डिटेल में स्टडी की थी, इस्लाम को स्टडी की थी, जुडाइज्म को स्टडी की थी। और फिर उन्होंने मतलब बताया था, बहुत सारे उन्होंने बुक्स लिखी है, आप उनके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हो। मोनोथिज्म को उन्होंने बेस्ट बताया था। उनके नॉलेज के बारे में अगर हम समझे, उनको इंग्लिश, हिंदी, अरबिक, उर्दू, बंगाली, संस्कृत, पर्शियन, अरबी, ग्रीक, फ्रेंच और लैटिन लैंग्वेजेस आती थी। यहाँ तक कि वो जो है मतलब फ्रीडम ऑफ प्रेस पे एम्फोसाइज करते थे। इस पर्टिकुलर लैंग्वेजेस में उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी है, ठीक है। उन्होंने जो ट्रिनिटी का आइडिया होता है क्रिश्चियनिटी का, उसको भी रिजेक्ट किया है, और पॉलीथिज्म का आइडिया हिंदुइज्म का, उसको भी रिजेक्ट किया है। उसके बाद वो जो है फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करते हैं, इसलिए वो खुद जो है दो पेपर को एडिट करते हैं, संवाद कौमुदी जो कि वो बंगाली में एडिट करते हैं, मीरतुल अकबर जो कि वो पर्शियन में एडिट करते हैं। सोचिए वो जो है क्या कहते हैं ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुए थे, उनको संस्कृत ऑलरेडी आती थी, इंग्लिश उन्होंने सीखी थी, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड थे, हिंदी उनकी मदर टंग थी। बट उन्होंने बंगाली, उनकी जो है क्या कहते हैं, ऑफकोर्स की बात है वो बंगाल के थे तो उनको वहाँ की आती थी। पर्शिया उन्होंने सीखी थी और उसमें एडिट करते थे। और उन्होंने बहुत सारे एजुकेशन के रिलेटेड बहुत सारे कॉलेजेस ओपन किए, जैसे कि हिंदू कॉलेज कलकत्ता में जो है, वेदांता कॉलेज एंड सिटी कॉलेज, ठीक है। उसके बाद हमको देखने को मिलता है सती के अगेंस्ट थे, कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थे, जेंडर इनक्वालिटी जो थी, जेंडर इक्वालिटी की बात करते थे वो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इंटरनेशनलिज्म की बात करते थे, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात करते थे। और वो बोलते थे कि जो ऑफरिंग्स मतलब जो चढ़ावा करते हैं और जो सेक्रीफाइसेस होते हैं, जो आइडल वर्शिप होती है,
वो सबके बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थे, हिंदुज़म के अंदर वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थे। और जितनी भी इविल प्रैक्टिसेस हिंदू सोसाइटी में होती थी उसके बहुत ज़्यादा वो क्रिटिकल थे। अब ये बहुत ज़्यादा हिंदू लोगों को पसंद नहीं आया, हिंदू ऑर्थोडॉक्सी जो है उस टाइम की, ठीक है। तो वो क्या अच्छा इन्होंने एक और काम ये किया था, जो राजा राम मोहन रॉय ना, इन्होंने जो है वेद को स्टडी किया था, उपनिषद को स्टडी किया था, और उन्होंने बताया था कि अर्ली वेद जो है वो भी मोनोथिज्म के आइडिया पे जो है एम्फसाइज करती है। मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मेरे लेक्चर्स में। अब यहाँ पर बात करते हैं हिंदू ऑर्थोडॉक्सी, जैसे कि राधाकांत देव ने मिलकर जो है, राधाकांत देव जो है उन्होंने, राजा राधाकांत देव थे, उन्होंने जो है धर्म सभा का फाउंडेशन बनाया 1830 में। और फिर उन्होंने जो है मतलब कहीं ना कहीं कुछ चैलेंज करने के लिए, तो आपको मैंने बताया ना कि चैलेंज लोग आपको करेंगे, अगर आप सही भी रहो तो भी आपको चैलेंज करेंगे। राजा राम मोहन रॉय की डेथ थोड़ी जल्दी हो जाती है, 1833 में हो जाती है, इसलिए ये मूवमेंट ज़्यादा बढ़ नहीं पाता है, तो इसका ये लिमिटेशन है, वरना ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल मूवमेंट बन जाता है, बिकॉज इनकी नॉलेज बहुत ज़्यादा थी। प्रार्थना समाज की बात करते हैं, ये 1867 में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग द्वारा फाउंड की गई थी। और इसमें जो है इंटेलेक्चुअल लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे। इसमें एम जी रनाड़े और आर जी भंडारकर जैसे मतलब लीडर्स थे। ये रिचुअल्स को जो है मना करते थे, सेरेमनीज जो होती है, जैसे कि पंडित का रिक्वायरमेंट है, ब्राह्मण का रिक्वायरमेंट है, ये लोग सिंपल मैरिज की बात करते थे। और ये बोलते थे कि कहीं ना कहीं हमें जो मतलब पंडित की या जो ब्राह्मण की रिक्वायरमेंट है मैरिजेस में, उसको आप खत्म करो। इनफैक्ट ये इंटर कास्ट मैरिजेस और इंटर रिलीजन मैरिजेस को प्रमोट करने की बात करते थे। सेक्रीफाइसेस, ऑफरिंग, चढ़ावा वगैरह को सपोर्ट नहीं करते थे। बोलते थे कि एक सुप्रीम गॉड है, एक सुप्रीम गॉड का जो है, ये सुप्रीम की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी है, सॉरी। तो सुप्रीम गॉड है, ऐसा वो एम्फोसाइज करते थे। जस्टिस रनाड़े इसमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट थे, वो बताते थे ह्यूमनाइज, इक्वलाइज एंड स्पिरिचुअलाइज। मतलब आप कहीं ना कहीं जो है ह्यूमन, मतलब फर्स्ट बात है इंसानियत बढ़ाइए, लोगों का इक्वल ट्रीट कीजिए और स्पिरिचुअलाइज कीजिए। उन्होंने आइडल वर्शिप को इन्होंने भी डिनाउंस किया है, मतलब जितने भी आपको समाज देखने को मिलेंगे उसमें सब में 18, 19, 20 सेंचुरी में आइडल वर्शिप, इन्हें मूर्ति पूजा को क्या बताया गया है, ईविल बताया गया और उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। और जितने भी इनकारनेशन वाली बात होती है कि ये जो है इसका इनकारनेशन है, मतलब विष्णु के इनकारनेशन और ये और वो, इन सब के आइडियाज को रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। कि एक जो है क्या कहते हैं इसका इनकारनेशन है, ऐसे सबको रिजेक्ट करते हैं। वो वन सुप्रीम गॉड की बात करते हैं, कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट है, अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट थे, असाइलम खोलते हैं, ऑर्फनेजेस खोलते हैं और स्कूल्स भी ओपन करते हैं। फिर सत्य शोधक समाज की बात करें तो ज्योतिबा फूले द्वारा फाउंड की गई थी। इनको ज्योतिराव गोविंद फूले भी कहते हैं। ये डिप्रेस क्लास से बिलोंग करते थे, बाकी ये दोनों जो थे वो आए मतलब जो है थोड़े से वेल्दी क्लास से बिलोंग करते थे, बट ये थोड़े डिप्रेस क्लास से बिलोंग करते थे। उन्होंने खुद की लाइफ में खुद डिस्क्रिमिनेशन फेस किया था, इसलिए ये काम करते थे लोअर क्लास के लिए। और इन्होंने वेदास को जो है डिनाउंस कर दिया, मतलब बोला कि वेदास बिल्कुल कम्प्लीटली ट्रूथ है, ऐसा नहीं है। इसको उन्होंने चैलेंज किया, चतुर्वर्ण सिस्टम को चैलेंज किया, क्योंकि चतुर्वर्ण सिस्टम जो है क्या कहते हैं इनइक्वालिटी को प्रपोर्ट करता था, और जो कि वेद में जो है आपको मेंशन मिलता है। तो इसलिए वो उसको कहीं ना कहीं रिजेक्ट करते हैं। उन्होंने जो है फर्स्ट गर्ल्स स्कूल जो है ओपन की थी 1848 में, ज्योतिबाई फूले ने। और उन्होंने अपनी वाइफ को भी खुद एजुकेट किया था। और इन हिंदुज़म को वो मतलब क्रिटिक करते थे, क्योंकि उनको बहुत सारी प्रैक्टिसेस पसंद नहीं आती थी। लेकिन वो रिलीजन को मना नहीं करते थे कि मतलब आप एथिस्ट बन जाओ, ऐसा नहीं बोलते थे। ट्रुथ सीकिंग सोसाइटी, सत्य शोधक समाज, मतलब ट्रुथ ढूंढना, मतलब वो बोलते थे कि आप खुद सच का पता करो। वो बोलते थे वन सुप्रीम गॉड है। वो बोलते थे कि क्या कहते हैं वेदास को आप पूरा मतलब मत समझो, आप रैशनैलिटी को फॉलो करो, तो आपको जो है खुद सच ढूंढना है, ठीक है। उस चीज़ पे वो एम्फोसाइज करते थे। वीकली जर्नल की बात करें तो उन्होंने वीकली जर्नल शुरू किया था दीन बंधु नाम का। एक और मूवमेंट निकल कर आता है यंग बंगाल मूवमेंट, जो कि हेनरी डोरोजियो द्वारा फाउंड किया जाता है, जो कि हिंदू कॉलेज कलकत्ता के अंदर पढ़ाते थे। वहाँ पर उन्होंने अपने बच्चों को इंस्पायर किया था, अपने बच्चों को उन्होंने एक एकेडमिक एसोसिएशन खोलने के लिए इंस्पायर किया था। वहाँ पर वो लोग बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते थे। उनका भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही थी कि वो लोग भी आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा के अगेंस्ट थे, इरेशनल बिलीफ के अगेंस्ट थे, रिचुअल्स प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट थे, अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट थे, हिंदुज़म के अंदर जितने भी इविल्स है उसके अगेंस्ट थे, कास्ट और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो वहाँ पर उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रिवेलिंग था उसके अगेंस्ट थे। बहुत ही ज़्यादा करिस्मेटिक पर्सनैलिटी थे डेरोजियो। टीचर भी थे, पोएट भी थे, लीडर भी थे, जर्नलिस्ट भी थे। और वो जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करते थे, और इसलिए उन्होंने कहीं ना कहीं जो है बहुत सारे जो है आपको देखने को मिलता है, बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे पेपर उन्होंने पब्लिश किए हैं। और लेकिन फिर भी यहाँ पर भी आपको देखने को मिलता है हिंदू ऑर्थोडॉक्सी डिरोजियो को रिज़ाइन करवा देती है फोर्सफुली 25 अप्रैल को, और बोलती है आप यूथ को मिसगाइड कर रहे हो। मतलब जो यूथ को गाइड कर रहा है तो उसको आपने बता दिया कि वो मिसगाइड कर रहा है।
उन्होंने फिर उसके बाद रिज़ाइन करने के बावजूद जो है ईस्ट इंडिया न्यूज़पेपर का जो है फाउंडेशन रचा और फिर उसमें जो है अपनी राइटिंग्स वो पब्लिश करते थे। तो अब हम समझते हैं आर्य समाज के बारे में। तो हमने अभी तक जितने भी मूवमेंट्स पढ़े थे उसे हम सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स कहते थे। अब ये जो आर्य समाज है इसे हम रिवाइवलिस्ट मूवमेंट कहेंगे, क्योंकि बाकी जितने भी मूवमेंट्स थे वो हिंदू सोसाइटी को क्रिटिसाइज कर रहे थे। और ये जो मूवमेंट था इसके अंदर ये जो समाज था, ये जो ऑर्गेनाइजेशन था, ये हिंदू मतलब हिंदू सोसाइटी के अंदर ही जो है चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे थे। तो इसलिए इसे हम जो है रिवाइवलिस्ट मूवमेंट कहते हैं। इसके फाउंडर जो थे स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है, इनको इंस्पिरेशन मिली थी वैदिक एज से, ठीक है। वो 10 अप्रैल 1875 को उन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ओपन की थी। और ये जो है वैदिक हिंदुज़्म इसका सेंट्रल पॉइंट था। वो चाहते थे कि जैसा हिंदुज़्म वैदिक टाइम पे था वैसा हो जाए। मतलब बताते हैं कि गॉड का कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता है, यूनिवर्सल गॉड होता है। और वेद भी यही बताती है कि आइडल वर्शिप नहीं करना चाहिए और आपको ना ही क्या कहते हैं इनकारनेशन पे बिलीव करना चाहिए। इनकारनेशन मतलब एक भगवान का रूप दूसरा भगवान आ रहा है या फिर इस तरीके का जो रूप है उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और आपको आइडल वर्शिप यानी कि मूर्ति पूजा छोड़ देनी चाहिए। इस तरीके से उन्होंने आर्य समाज का जो है फाउंडेशन किया। उन्होंने बताया कि वेद जो है वो ट्रू नॉलेज है और आप सोशल वेलबींग के लिए काम करो, यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और ब्राह्मण्स के रिचुअल्स को वो अटैक करते हैं और कहते हैं कि मतलब जो ब्राह्मण्स की ज़रूरत पड़ती है हर रिचुअल में, तो उस रिचुअल्स को अवॉइड करो कि ब्राह्मण्स की जो है ज़रूरत ही ना पड़े। विडो रीमैरिज क्योंकि जो हिंदुज़म है उसमें अलाउड नहीं था, तो विडो रीमैरिज उन्होंने शुरुआत करवाई। साथ साथ ऑर्फनेजेस की शुरुआत करवाई पुअर और वुमेन के लिए। उसके बाद बात करते हैं रामकृष्ण मिशन की। तो रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद ने अपने जो है गुरु से इंस्पिरेशन लेकर उन्होंने शुरू किया था 1888 में। और इनका मकसद था कि आप जो है एक सादी ज़िंदगी जियो। इनका भी यही था कि जो आप आइडल वर्शिप है उसको हटा दो, एक यूनिवर्सल गॉड के ऊपर विश्वास करो जो कि यूनिवर्सल सोल है। मतलब एक ऐसा जिसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई शेप नहीं है, कोई कोई प्रतिमा नहीं है। तो उस पे वो बोलते थे कि विश्वास करो। और जगत हित्या चा मतलब पूरा जो वर्ल्ड है आपको उसकी जो है उनको सर्व करना है। हॉस्पिटल डिस्पेंसरीज ओपन करते थे और बहुत ज़्यादा जो है सोशल वेलफेयर का ये काम किया करते थे, स्पेशली वेमेन पुअर और ऑर्फनेजेस के लिए। अब बात करते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफी का मतलब होता है डिवाइन विजडम। तो ये एक तरीके से ऐसी सोसाइटी थी जो कि फोकस करती थी यूनिवर्सल ब्रदरहुड के ऊपर। इसका मतलब ये है कि जैसे कि हम कहते हैं ना वसुधैव कुटुंबकम, उस तरीके से। इंटरेस्टिंगली ये इंडिया की किसी मेंबर के द्वारा नहीं बल्कि बाहर से दो लोग थे, ऑलकट एंड ब्लैवेट्स्काय, उनके द्वारा फाउंड की गई थी। और ये लोग जो थे कहीं ना कहीं इंडिया से थोड़ा सा इंस्पायर्ड थे। इंडिया में आकर उन्होंने बहुत सारा काम किया, जैसे एनी बेसेंट भी इनके मेंबर समझे जा सकते हैं। जैसे कि उन्होंने सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो खोला बनारस में, तो वो भी जो है क्या कहते हैं इस कंटेक्स्ट में इम्पोर्टेंट है। विमेन अपलिफ्टमेंट के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, ठीक है। साथ साथ क्योंकि जितनी भी सोसाइटी जो कि मतलब इंडिया की जितनी सोसाइटी में जितने भी प्रॉब्लम्स थे, जितनी भी जो कुरीतियाँ चल रही थी उसको इरेडिकेट करने का काम इन्होंने किया। तो देखिए गांधी जी के बारे में एक क्वेश्चन तो आपका इम्पोर्टेंट है, उसको आप समझ लीजिए आना ही है। तो गांधी जी और मतलब गांधी जी ने मास मोबिलाइजेशन इंडिया में किस तरीके से शुरू किया, गांधी जी का मुस्लिम हिंदू यूनिटी के बारे में क्या आइडिया था, गांधी जी क्या क्या कहते हैं वर्ल्ड ड्रीम वर्ल्ड कैसा था, ठीक है। कुछ भी क्वेश्चन आए हैं आपको थोड़ा बहुत तो गांधी जी के बारे में लिखना ही है। जैसे कि 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात में गांधी जी पैदा हुए, ठीक है। उसके बाद है ना क्या कहते हैं उन्होंने साउथ अफ्रीका में जो है क्या कहते हैं अपना सारा सत्याग्रह किया, उन्होंने जो है वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन फेस किया। फिर 1915 के अंदर गांधी जी इंडिया में वापस आए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने जो है एक साल जो है उनके जो पॉलिटिकल मेंटोर थे, जो पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, उनके साथ उन्होंने पूरा जो इंडिया उसको टूर किया, उनकी प्रॉब्लम को समझा, ठीक है। फिर उन्होंने जो है क्या कहते हैं बहुत सारे मूवमेंट्स को लॉन्च किए। तो उसके लिए मैं एक बेस्ट स्लाइड में आपको दिखा देती हूँ, उसमें मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं आपको वहाँ से एक्सप्लेन कर दूंगी। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने जो फर्स्ट मूवमेंट लॉन्च किया था, आप उसको केक की तरह याद कर सकते हैं, मैं अक्सर स्टूडेंट्स को कहती हूँ, चंपारण, अहमदाबाद एंड खेड़ा, ठीक है। तो इस तरीके से उनका ऑर्डर है। तो चंपारण 1917 में, ये दोनों 1918 में, ठीक है। तो चंपारण का इसमें क्या होता है कि जो इंडिगो प्लांटर्स होते हैं बिहार के एक चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर उनके साथ ये होता है कि 3 कथिया सिस्टम, मतलब उनको जो प्रोडक्शन वो लोग करते हैं उनका बहुत कम पार्ट वो लोग रख पाते हैं और बाकी का मेजोरिटी पार्ट उनको जो है ब्रिटिशर्स को टैक्स के रूप में देना पड़ता है।
इस चीज़ को अपोज करते हुए चंपारण सत्याग्रह लॉन्च किया गया पीजेंट वर्कर्स के साथ, ठीक है। ये पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, मतलब हम टैक्स नहीं पे करेंगे, ये चीज़ को एम्फसाइज करना। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो कि वर्कर्स के लिए की गई थी। वर्कर्स के लिए यहाँ पर क्या हुआ था कि वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो गांधी जी ने कहा कि आप नॉन कोऑपरेशन करके आप क्या करो 35% इंक्रीज मांगो अपनी वेजेस में। फिर खेड़ा सत्याग्रह, तो खेड़ा सत्याग्रह में ये किया जाता है कि जो खेड़ा में जो पीजेंट्स थे, फार्मर्स थे, उनकी कंडीशंस बहुत ख़राब थी, मतलब वहाँ पर जो है क्रॉप फेलियर हो गया था, लेकिन ब्रिटिशर्स ने फिर भी टैक्स बढ़ा दिया था, तो इसलिए उस चीज़ को उन्होंने कहा कि हम टैक्स नहीं पे करेंगे। और जब उन्होंने टैक्स नहीं पे किया तो उन्होंने पूरा लैंड जो है जब्त कर लिया। तो फिर उन्होंने कहा कि हम फिर भी क्या कहते हैं टैक्स नहीं पे करेंगे। थोड़ा टाइम बाद अल्टीमेटली उन्होंने सारा लैंड जो है रिटर्न कर दिया। तीनों भी जो थे गांधी जी के तीनों भी स्ट्रगल्स बहुत ज़्यादा फेमस हो गए और इससे जो है गांधी जी एक नेशनल हीरो बनकर आ जाते हैं इंडिया में। रॉलेट एक्ट का टाइम था। रॉलेट एक्ट जो है इंट्रोड्यूस हुआ था पोस्ट वर्ल्ड वार एरा में। तो पोस्ट वर्ल्ड वार एरा में क्या होता है कि जब मतलब अब जब ब्रिटिशर्स जो है वो क्या करते हैं, अलग से सेंसरशिप लगवा देते हैं। मतलब अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट कोई भी तरीके का प्रोटेस्ट करता है, उसको विदाउट एनी चार्ज उसको जो है कहीं ना कहीं क्या कर दिया जा रहा था, उनको जो है जेल में बंद कर दिया जा रहा था। तो ये अननेसेसरी पावर थी जो कि जस्टिस रोलेट ने ब्रिटिशर्स को दी थी। इसके अगेंस्ट में जो है गांधी जी ने जो है प्रोटेस्ट करना शुरू किया और उसके चलते आपको पता है कि अमृतसर में जो जलियांवाला बाग मैसेकर होता है, जिसपे जनरल डायर जो है कहीं ना कहीं एक पीसफुल जो क्या कहते हैं लोग जमा हुए थे उसके ऊपर जो है फायरिंग कर देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इनह्यूमन था और लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो ये चारों चीज़ें से जो थे गांधी जी बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। फिर फाइनली जालियनवाला बाग मैसेकर के बाद भी जब जनरल डायर को पनिशमेंट नहीं मिल रही थी, तो फिर फाइनली लॉन्च होता है इंडिया का फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन कम खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत कम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था क्योंकि ये एक ऐसा मूवमेंट था जिसमें मुस्लिम और हिंदू पहली बार साथ में आए थे, ठीक है। हिंदू मुस्लिम यूनिटी आपको इसमें देखने को मिल रही थी क्योंकि दोनों भी इसमें अफेक्टेड थे, रॉलेट एक्ट से दोनों भी अफेक्टेड थे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये हुई थी कि वर्ल्ड वॉर वन में जो है ओटोमन एम्पायर के जो टर्की जो सुल्तान थे उनको रिमूव कर दिया गया था, तो इसलिए कहीं ना कहीं इंडियन मुस्लिम्स और बाकी पूरे वर्ल्ड के मुस्लिम्स एजिटेटेड थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने जो है क्या कहते हैं उनके स्पिरिचुअल लीडर यानी खलीफा को जो है रिमूव कर दिया था, इसलिए वो उनकी पावर वापस रिस्टोर करने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। तो गांधी जी ने दोनों इशू साथ में लेकर जो है उनके खिलाफ जो है ये नॉन कोऑपरेशन कम खिलाफत मूवमेंट लॉन्च कर दिया। बट आपको पता है ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया, पार्शियली सक्सेसफुल हुआ था। चौरी चौरा में गांधी जी ने जो है इंसिडेंट हुआ था, क्योंकि जहाँ पर पुलिसमैन को जो है जिंदा जला दिया जाता है एक मॉब ऑफ पीपल के द्वारा, तो इसलिए 1922 में, तो इसलिए जो है कहीं ना कहीं गांधी जी इसको विड्रॉ कर लेते हैं, ये आपको सब पता है। उसके बाद एक और मूवमेंट होता है बाद में जाकर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जब गांधी जी 12 मार्च 1930 को ये मूवमेंट शुरू करते हैं, साबरमती आश्रम से दांडी में जाते हैं, वहाँ पर जाकर नमक बनाते हैं। ये मूवमेंट इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि नमक एक ऐसी चीज़ थी जो सबके लिए कॉमन थी। इसमें विमेन ने भी पार्टिसिपेट किया, स्टूडेंट्स ने भी पार्टिसिपेट किया और मुस्लिम्स ने भी पार्टिसिपेट किया। तो इसमें जो है नमक जो है सबको बाइंड करके रखा था, एक ऐसा मूवमेंट था। और इसके अंदर जो है गांधी जी ने जो है इसके बाद जो है फाइनली गांधी अरविंद पैक्ट होता है, गांधी अरविंद पैक्ट होता है 1931 का। इस पैक्ट के चलते 4 डिमांड की गई थी गांधी जी द्वारा कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को आप रिलीज कर दो, ठीक है। और इसी के साथ आपको पता है पूरा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, मतलब सब लोगों ने क्या कहते हैं पूरी तरीके से अपनी जॉब छोड़ दी, अपना टाइटल छोड़ दिया, तो ब्रिटिशर्स के लिए बहुत टफ हो चुका था, ठीक है, सब कुछ संभालना। इसलिए फाइनली अरविंद और गांधी जी ने पैक्ट किया कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को आप आज़ाद कर दोगे, हमको सॉल्ट बनाने का आप राइट दोगे, जितना लैंड आपने ज़बरदस्ती पीजेंट फार्मर से जब्त किया है उसको रिटर्न करोगे, और पीसफुल और नॉन अग्रेसिव पिकेटिंग की आप हमको जो है परमिशन दोगे, मतलब विदाउट हमें जो है क्या कहते हैं अरेस्ट करें। ये 4 चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट थी गांधी अरविंद पैक्ट की, आप पढ़ना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अगर आता है तो लिख सकते हो। पूना पैक्ट की बात करते हैं तो मतलब वहाँ पर जो है आपको देखने को मिलता है कि ब्रिटिशर्स द्वारा इंडिया को सेपरेट करने के लिए कम्युनल अवार्ड इंट्रोड्यूस किया गया था राम से मैकडोनाल्ड द्वारा, मैंने जो आपको पहले बताया था पहले वाले चैप्टर में। तो उसको अपोज करते हुए गांधी जी ने जो है कहा कि मैं अनडेफिनिट मतलब फास्ट पे चल जाऊंगा, ठीक है, मतलब मैं क्या कहते हैं इसको जो है सपोर्ट नहीं करता, इसलिए फाइनली डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को अपनी डिमांड जो है छोड़नी पड़ी और सेपरेट इलेक्टोरेट की फॉर SC ST यानी कि जो फॉर डिप्रेस क्लास।
ठीक है। और फाइनली पूना पैक्ट जो है गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साइन करते हैं, जिसके अंदर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एग्री करते हैं कि मैं जो है क्या कहते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड नहीं करूंगा। गांधी जी कहते हैं कि आपको जो है क्या कहते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड करने की ज़रूरत नहीं है, SC ST को रिजर्वेशन मिल जाएगा इन द पॉलिटिकल पार्टीज। फिर फाइनल मूवमेंट जो है क्विट इंडिया मूवमेंट है। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर जो है क्यों लॉन्च होता है, इसका इमीडिएट कॉज, क्योंकि क्रिप्स मिशन जो है आता है इंडिया में, वो बात करता है डोमिनेंट स्टेटस की, लेकिन तब तक इंडिया को डोमिनेंट स्टेटस नहीं चाहिए था, तब तक इंडिया कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए थी। ठीक है, और नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा 1942 में क्विट इंडिया रिजोल्यूशन अपनाया जाता है, और गांधी जी फेमस नारा देते हैं डू और डाई। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की बहुत ज़्यादा हमें इफेक्टिव पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है, और यही था जब से लास्ट मूवमेंट जो सबसे मास लेवल पे हुआ था। फिर 1947 में तो इंडिया को आज़ादी मिल जाती है, और ऑलरेडी हमको 1946 में मालूम पड़ जाता है, क्योंकि कैबिनेट प्लान जो है इंडिया में आ जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कम्युनलिज्म की, जैसे कि इन सब के बीच में कम्युनलिज्म भी जो है साथ में चलते जा रहा था, तो वो कम्युनलिज्म कैसे चल रहा था वो भी पढ़ लेते हैं। तो इंडियन पॉलिटिक्स में 16 अक्टूबर 1905 में क्या होता है कि कर्जन जो है वो पार्टीशन कर देते हैं बंगाल का। ठीक है, बंगाल पहले जो आज के टाइम पे वेस्ट बंगाल है, साथ साथ जो आज के टाइम पे बांग्लादेश है वो बंगाल हुआ करता था, और भी थोड़े बहुत डिस्ट्रिक्ट थे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के। तो इसका पार्टीशन करना क्यों ब्रिटिशर्स ने किया, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के लिए, क्योंकि मुस्लिम एंड हिंदू का जो है कैपिटल अलग कर दिया गया। बोला गया कि हिंदू का कैपिटल कलकत्ता रहेगा, मुस्लिम का कैपिटल ढाका रहेगा। तो इस तरीके से जो है इंसाइट किया गया लोगों को, लेकिन आपको देखने को मिलता है इसमें बहुत ज़्यादा यूनिटी देखने को मिलती है मुस्लिम हिंदू के बीच में। लोगों ने हड़ताल की, सब किया, लेकिन उसके बावजूद ब्रिटिशर्स जो है माने नहीं। अब देखिए, आपको बहुत अच्छे से बचपन से पता होगा कि टू नेशन थ्योरी जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा दी गई थी, जो कि मुस्लिम लीग के लीडर थे। लेकिन आपको ये नहीं पता होगा डेफिनेटली कि सरोजिनी नायडू ने इन्हें बताया था अम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। जी हाँ, सरोजिनी नायडू ने क्यों बताया था, इसका एक रीज़न था, क्योंकि ये पहले जो है क्या कहते हैं, जब हम बात करते हैं 19th सेंचुरी के अंदर, ये बहुत ज़्यादा जो है मुस्लिम जो मतलब हिंदू के साथ खड़े होकर जो है क्या कहते हैं कंधे से कंधे मिलाकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ते थे। तो इसलिए जो है कहीं ना कहीं इनको अम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी कहा जाता है। ठीक है, मोहम्मद अली इकबाल भी जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो है जो भारत मतलब सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का नारा देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि बहुत ज़्यादा यूनिटी का पीरियड था। बट होता क्या है, क्योंकि ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ के कारण दो चीज़ें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले तो क्या कहते हैं मुस्लिम हिंदू साथ में लड़ाई लड़ रहे थे। ठीक है, 1857 का रिवॉल्ट जो हुआ था, तब से जो है क्या कहते हैं दोनों साथ में लड़ रहे थे। अब होता क्या है कि अब ब्रिटिशर को पता चल जाता है कि इस तरीके की चीज़ें हो रही है। उस टाइम पर ब्रिटिशर्स डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज़ ये होती है कि साथ साथ रिवाइवलिस्ट मूवमेंट शुरू होते हैं, हिंदू रिवाइवलिस्ट मूवमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया ऊपर आर्य समाज। ठीक है, वो लोग क्या करते हैं कि जो मुस्लिम्स हैं उनको कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि वो रिलीजन में मतलब हिंदुइज्म में कन्वर्ट हो जाए। आपको हिंदू महासभा का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, और साथ साथ आपको देखने को मिलता है कि जो हिंदू रिवाइवलिस्ट मूवमेंट चल रहे थे वो कहीं ना कहीं मुस्लिम सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहे थे। ठीक है, दूसरी बात, जो नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रहे थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात ये, और इस टाइम पे आपको मैंने बताया कुछ RSS, VHP, मैंने RSS यानी राष्ट्रीय स्वयं सेवक समाज, विश्व हिंदू परिषद, कम्युनल ऑर्गेनाइजेशंस का फॉर्मेशन हो रहा था। अब आपको देखने को मिलता है कि इस टाइम पर नेशनलिस्ट मूवमेंट भी साथ साथ चल रहा था। नेशनलिस्ट मूवमेंट के अंदर क्या हो रहा था कि मास लोगों को कहीं ना कहीं मोबिलाइज करने के लिए, जैसे कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय अपनी राइटिंग्स में लिख रहे थे कि मुस्लिम जो है वो आउटसाइडर है, उनको आउटसाइडर बता रहे थे। ठीक है, उसके बाद जो भारत माता का सिंबल का यूज़ करना, तो बहुत सारी चीज़ों का ऐसा यूज़ करना जो कि पर्टिकुलरली हिंदू कल्चर से रिलेटेड है, जो है क्या कहते हैं कहीं ना कहीं मुस्लिम हिंदू यूनिटी के बीच में जो है बाधा बनकर उभर कर आती है। उसके बाद वीडी सावरकर ने जो है फाइनली, आपको पता है, वीडी सावरकर ने हिंदू राष्ट्र का कॉन्सेप्ट दे दिया। उन्होंने बताया कि हिंदू कौन है उनकी बुक में, वो इज़ अ हिंदू, और फिर उन्होंने मतलब बताया कि ये जो है मतलब हमें जो है इंडिया को हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो अभी क्या कहते हैं ये जो कॉन्सेप्ट चला आ रहा था, तो इससे कहीं ना कहीं जो है मुस्लिम्स लोगों को जो है अच्छा नहीं लगा, क्योंकि पहले तो 1857 से लेकर 1900 तक के बहुत
बहुत यूनिटी रही, सब लोगों ने साथ में काम किया। बट धीरे धीरे ये सब जो पीछे पीछे बैकग्राउंड में चीज़ें चलती रही, उसके कारण जो है आपको देखने को मिलता है कि फाइनली बहुत ज़्यादा जो है। और एक और चीज़ की नेशनलिस्ट मूवमेंट में गणेश महोत्सव का यूज़ होता था, मतलब गणेश महोत्सव में जो है नेशनलिस्ट मीटिंग डिस्कस की जाती थी, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें होती थी, तो इसके कारण जो है कहीं ना कहीं एक ऐसा शेप मिल गया था नेशनलिस्ट मूवमेंट को, कि नेशनलिस्ट मूवमेंट रिलीजियस के साथ चलता था, ठीक है। तो इसके कारण जो है क्या कहते हैं, मुस्लिम को अच्छा नहीं लगा, फिर मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन होता है ताकि मुस्लिम लीग की जो राइट है वो प्रोटेक्ट हो सके। और फिर उसके बाद जो है जो कि जिन्ना जो एक टाइम पे एम्बेसडर थे हिंदू मुस्लिम यूनिटी के, ये दो ही कारण की वजह से, एक तो क्या कहते हैं हिंदू रिवाइवलिस्ट मूवमेंट के कारण, एक जो नेशनलिस्ट मूवमेंट थे जो कि कैसे सेंटर थे, जो नेशनलिस्ट मूवमेंट जो सेंटर थे एक पर्टिकुलर रिलीजन को लेकर, वो और साथ साथ जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी, ये तीन चीज़ों को लेकर जो है इनका जो कन्वर्ट हो जाता है कि ये जो है अब बोलते हैं कि नहीं, अब एक मुस्लिम लीग की डिमांड करते हैं, ठीक है। तब भी उन्होंने डायरेक्ट मतलब उसकी डिमांड नहीं की थी सेपरेट नेशन की। बाद में जाकर 1940 के अंदर सेपरेट एक्शन की मतलब सेपरेट डिमांड की जाती है पाकिस्तान की। क्यों डिमांड की जाती है? क्योंकि देखिए 1937 का जो इलेक्शन होता है उसमें ये होता है प्रोविंशियल इलेक्शंस में कि मुस्लिम लीग हार जाती है। क्योंकि देखिए ऑफ कोर्स सी बात है कि अब देखिए यहाँ पर जो माइनॉरिटी है, और जो माइनॉरिटी है वैसे तो क्या कहते हैं उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो हार जाएंगे, लेकिन क्योंकि वो जो है सारी सीट लूज़ कर देते हैं मेजॉरिटी, ठीक है। तो उनको रियलाइज़ होता है कि कहीं न कहीं जो है अगर इंडिपेंडेंट नेशन हो गया इंडिया, तो वहाँ पर भी जो है क्या कहते हैं मुस्लिम्स जो है अपनी सीट नहीं लेजिटिमाइज़ कर पाएँगे, और जो है क्या कहते हैं अपने आप को पॉलिटिकली रिप्रेज़ेंट नहीं कर पाएँगे, ठीक है। क्योंकि डेमोक्रेसी लीड टू मैजॉरिटेरियनिज़्म। तो इस डर को चलते उन्होंने पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट सजेस्ट किया। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है कि पाकिस्तान का उन्होंने जब कॉन्सेप्ट सजेस्ट किया, उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान एंड इंडिया मतलब ऐसे रहेंगे जैसे कि क्या कहते हैं सबसे मतलब क्लोज नेशन रहेंगे, बिल्कुल दोस्त जैसे रहेंगे, ठीक है। आपस में जो है क्योंकि इतने सालों से साथ में है, इतने सेंचुरी से साथ में है, तो इसलिए जो है क्या कहते हैं कोई भी तरीके की उनमें एनमिटी नहीं रहेगी, ठीक है। सिर्फ बेटर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए जो है कहीं ना कहीं उसे जो है क्या कहते हैं बनाया जाएगा। लेकिन फिर भी सारे मुस्लिम्स ने उनको सपोर्ट नहीं किया। जैसे कि खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें हम फ्रंटायर गांधी कहते हैं, वो बिल्कुल अपोज थे कि हमें जो है सेपरेट नेशन नहीं चाहिए। अब लेकिन उन्होंने जो टू नेशन थ्योरी दी थी, मतलब वो बताते हैं कि मुस्लिम एंड हिंदू दो अलग अलग जो है नेशन है, ठीक है। आप इन दोनों को साथ में रखोगे तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो इसके चलते ही जो थ्योरी आई उसको बाद में फिर जो है कहीं ना कहीं ये बढ़ते गई और फिर डायरेक्ट एक्शन डे आता है, और उसके बाद जो है फिर फाइनली जो है पार्टीशन हमको देखने को मिलता है। इनफैक्ट टू नेशन थ्योरी को कुछ हिंदू कम्युनिस्ट सपोर्ट भी कर रहे थे, क्योंकि वो चाहते थे कि इंडिया को हिंदू राष्ट्र बनाना है, इसलिए हिंदू कम्युनिस्ट को सपोर्ट कर रहे थे। साथ साथ ब्रिटिशर्स भी इसको जो है आग भड़का रहे थे, जैसे कि 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट का इंट्रोडक्शन करना, फिर 1919 में मॉन्टेक चैम्फोर्ड रिफॉर्म के अंदर और ज़्यादा एक्सटेंशन करना सेपरेट इलेक्टोरेट का, ठीक है। फाइनली डायरेक्ट एक्शन डे जो है इंट्रोड्यूस होता है, और उसके बाद क्या होता है अगस्त 1946 में, उसके बाद बहुत ज़्यादा जो है आपको देखने को मिलता है कलकत्ता के अंदर, और नावखली जो कि आज के टाइम पे बांग्लादेश में है। तो वहाँ पर जो है मतलब है ना क्या कहते हैं कम्युनल वायलेंस फैल जाता है, लाइक एनीथिंग, वहाँ पर पूरा हेल बन जाता है। जैसे कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बताते हैं कि पूरा हेल बन जाता है, लोग एक दूसरे को मारते हैं, ठीक है, ब्लड शेड होते रहता है। और ये जो है कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा जो है नुकसानदायक हो जाता है। अब इसके बाद जो है लीडर समझ लेते हैं कि नहीं, अब जो है मतलब पाकिस्तान और इंडिया जो है साथ में नहीं रह सकते। लेकिन गांधी जी और साथ-साथ आपको पता है कि जो मोहम्मद अली जिन्ना है, वो भी पाक एंड इंडिया मतलब पाकिस्तान और इंडिया की ऐसी मतलब सोच रखते थे कि ये दोनों नेशन साथ में काम करेंगे, ठीक है? यूनिटी रहेगी दोनों नेशन में। तो लेकिन ऐसा होता नहीं है, आपको पता है, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है कहीं न कहीं ऐसा लगता है उस टाइम पे फेल हो जाती है, इतने सारे लीडर्स होने के बावजूद नेगोशिएशन नहीं हो पाता है, और उसके कारण जो है मतलब प्रॉपर स्कीम नहीं बनाई जाती है रिफ्यूजीज़ के लिए, माइग्रेंट्स के लिए, और कहीं न कहीं इसका फेलियर के कारण रिफ्यूजी का प्रॉब्लम, जम्मू कश्मीर का प्रॉब्लम, और ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती हैं। आपको पता है, मैंने आपको बता दिया 1937 का प्रोविंशियल इलेक्शन का, अब ये भी मैंने आपको बता दिया। तो इसके बाद ऑफ कोर्स सी बात है, पार्टीशन में क्या-क्या होता है आपको पता है, कम्युनल वायलेंस होता है, ब्लड शेड होता है, ये बिगेस्ट माइग्रेशन था वर्ल्ड में, सोचिए बिगेस्ट माइग्रेशन, रिफ्यूजी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है,
और दोनों देशों के बीच में बहुत बड़ी दुश्मनी जो आज भी जो है क्या कहते हैं आपको देखने को मिलती है। लेकिन आज भी जो है ये क्या कहते हैं क्यों देखने को मिलती है आपको, क्योंकि ये पॉलिटिशियंस द्वारा जो है कहीं ना कहीं आज के टाइम पे भड़काई जाती है। आज भी कश्मीर का प्रॉब्लम अनसॉल्व है और टेररिस्ट यानी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का प्रॉब्लम आज भी आपको देखने को मिलता है। तो एक क्वेश्चन तो ये टू नेशन थ्योरी और कम्युनलिज्म इन इंडियन पॉलिटिक्स का फिक्स है, ठीक है, समझ के रखिए। तो इसलिए मैंने आपको उसको अच्छे से समझाया है, ये आप नोट कर सकते हो सारे पॉइंट्स, ठीक है। और उसके बाद जो है आप लिख सकते हो। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि जो हमें देखने को मिलता है कि वर्कर्स एंड वुमेन मूवमेंट्स के बारे में, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एक क्वेश्चन तो आता ही है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको देखने को मिलता है कि फर्स्ट ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के अंदर जो ओल्डेस्ट थी, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में बनाई जाती है। इसके फाउंडर रहते हैं बाल गंगाधर तिलक, एन.एम. जोशी, बी.पी. वाडिया और लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जो है फर्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं इसके, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर, क्योंकि इस टाइम पर जो है वर्ल्ड लेवल पर भी बहुत सारे मूवमेंट्स निकल रहे थे फॉर वर्कर्स, जैसे कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन होता है ILO 1919 में। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का भी फॉर्मेशन हो जाता है 17 अक्टूबर 1920 के अंदर, ठीक है, जो कि स्प्लिट हो जाती है फ्रॉम कांग्रेस। उसके बाद हमको देखने को मिलता है कि जो सोवियत यूनियन है, सोवियत यूनियन उस टाइम पर ग्रो हो रहा था, उसमें भी क्या कहते हैं आपको देखने को मिलता है कि वहाँ पर भी जो है कम्युनिज्म का ग्रोथ हो रहा था, और इसलिए जो है उससे ही कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन इंडिया भी ले रहा था। बाद में जाकर आपको एक और ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है, नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन, ठीक है। तो और ये जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस थी, ये बाद में जाकर एक हिस्से में बढ़ जाती है जिसे हम कहते हैं इंडियन रेड ट्रेड यूनियन। इसके बीच में क्या डिफरेंस था कि ये लोग बहुत ज़्यादा जो थे रेडिकल थे, मतलब थोड़े से एक्सट्रीमिस्ट होते हैं वैसे। और एस के देश पांडे इसमें एक इम्पॉर्टेंट लीडर थे। और बाद में यहाँ पर जो है NTUF के जो मेन लीडर्स थे वो थे NM जोशी, VV गिरी और B शिवराव। ये लोग थोड़े से मॉडरेट थे, ठीक है। अब ये लोग वर्किंग कंडीशंस के बारे में बात करते थे बेसिकली। उस टाइम पर वर्किंग कंडीशंस और ज़्यादा ख़राब हो गई थी क्योंकि कैपिटलिज्म अपने राइज पे था, परचम पे था। अब देखिए यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि जो विमेन मूवमेंट्स थे, विमेन मूवमेंट्स में भी दो तरीके के मूवमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। एक होते हैं सोशल रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट, एक होते हैं नेशनलिस्ट मूवमेंट। मतलब विमेन ने नेशन में भी पार्टिसिपेट किया था और सोशल रिफॉर्मेशन में भी पार्टिसिपेट किया था। विमेन मूवमेंट्स मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ विमेन उसमें पार्टिसिपेट करेगी, विमेन के लिए अगर मैन भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो भी जो है विमेन मूवमेंट्स कहलाएंगे। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स के अंदर दो तरीके के मूवमेंट्स थे। एक थे लिबरल रिफॉर्मर्स जैसे कि राजा राम मोहन रॉय, MG रनाड़े, विद्यासागर, ठीक है, केशव चंद्र सेन। और उसके अलावा रिवाइवलिस्ट मूवमेंट जैसे कि आपको दयानंद सरस्वती, आर्य समाज का फाउंडर, जो कि क्या कहते हैं हिंदुइज्म के अंदर चलते चलते विमेन को इमेंसिपेट करने की कोशिश कर रहे थे। अब यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि क्योंकि विडो रिमैरिज एक्ट पास करने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो निभाते हैं 1856 में, वो विद्यासागर रहते हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर इनको कहा जाता है। वो 48 स्कूल का भी जो है इस्टेब्लिशमेंट करते हैं और फीमेल एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा जो है एम्फोसाइज करते हैं। बात करते हैं नेशनलिस्ट मूवमेंट की, तो वेमेन ने हर स्पेयर में पार्टिसिपेट किया है, चाहे वो ट्रेड यूनियन का स्ट्रगल हो, चाहे वो पीजेंट का स्ट्रगल हो, चाहे वो आर्म स्ट्रगल हो, चाहे वो ट्राइबल स्ट्रगल हो, ठीक है, और नो टैक्स कैंपेन हो। हर मूवमेंट में जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भी वेमेन ने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया है। उसके बाद हमको देखने को मिलता है पंडिता रामाबाई के बारे में। आपको बहुत अच्छे से पता है, ये एक ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुई थी, अपर कास्ट बॉर्न थी। और इन्होंने जो है क्या कहते हैं पंडिता, ऑफकोर्स सी बात है, मतलब इन्होंने जो है क्या कहते हैं संस्कृत के बारे में स्टडी की थी। इन्होंने जो है बाद में जाकर शारदा सदन फाउंड किया था बॉम्बे के अंदर 1889 में, जो कि एक आश्रम था और हाई कास्ट विडोज के लिए। क्यों? क्योंकि हिंदुइज्म के अंदर जो हाई मतलब विडोज होती है उनको सती के अंदर जला दिया जाता है। अब सती के अंदर जो है लॉ पास हुआ कि सती के अंदर नहीं जला सकते, तो उसके बाद उनको विडो रीमैरिज करने की परमिशन नहीं थी। आपको पता है 1856 में मैंने आपको बताया उनको जो है क्या कहते हैं विडो रीमैरिज की परमिशन मिलती है। तो दूसरी चीज़ क्या कहते हैं उनको बहुत ज़्यादा ख़राब तरीके से ट्रीट किया जाता था, इसलिए 1889 आते आते आपको देखने को मिलता है कि उन्होंने आश्रम का स्टैब्लिशमेंट किया जहाँ पर हाई कास्ट विडोज रह सके, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि हिंदू वुमेन को प्रॉपर्टी राइट नहीं था। राजा राम मोहन रॉय ने स्पेशल मैरिज एक्ट पास करवाया 1872 में, जिसमें उन्होंने बताया डाइवोर्स एंड सक्सेशन टू प्रॉपर्टी टू वुमेन, ये दोनों राइट उनको प्रोवाइड किए। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, डाइवोर्स का राइट भी नहीं होता है वुमेन को हिंदुइज्म में, बिकॉज डाइवोर्स का राइट नहीं होता है, तो इसलिए कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी का राइट भी नहीं है कि डाइवोर्स हो गया
प्रॉपर्टी, तो दोनों चीज़ें उन्होंने पास करवाई। ठीक है, उनकी डेथ तो हो जाती राजा राम मोहन रॉय की पहले ही, बट ये जो है इनके एफर्ट्स के कारण ही बाद में जाकर जो है ये एक्ट पास होता है। ठीक है, विमेन प्रॉपर्टी एक्ट आपको देखने को मिलता है कि 1874 में पास होता है, क्योंकि पहले जो है क्या कहते हैं स्त्री धन का जो कॉन्सेप्ट था, मतलब विमेन अर्निंग नहीं कर सकती, उसको जो गिफ्ट मिलते हैं बस उतना ही है और कोई पोजेस नहीं कर सकती चीज़ें, तो उसका स्कोप बढ़ाकर कि स्त्री धन में अब जो है कहीं ना कहीं अब विमेन को बहुत सारी चीज़ें ओन भी कर सकती है विमेन, इस चीज़ को उन्होंने लाया। उसके बाद विमेन ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो बहुत सारे फर्स्ट विमेन ऑर्गेनाइजेशन सखी समिति फाउंड होती है 1882 में, और इसे जो है स्वर्ण कुमारी देवी द्वारा फाउंड किया जाता है। फिर उसके बाद फर्स्ट इंडियन लेवल मतलब ऑल इंडिया लेवल जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो होती है नेशनल काउंसिल फॉर विमेन इन इंडिया। ठीक है, उसके बाद सेकेंड 1927 में ऑल इंडिया विमेन काउंसिल, वो जो है सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन रहती है, ये पूना में फाउंड होती है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे हम कास्ट मूवमेंट के बारे में, और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। तो यहाँ पर हम बात करेंगे एंटी कास्ट मूवमेंट के बारे में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कास्ट सिस्टम का जो ओरिजिन हमको मिलता है वो ऋग्वेद की पुरुष सूक्ता जो वर्ड्स है, जिसमें कि क्या कहते हैं बताया गया है कि ब्रह्मा के जो क्या कहते हैं हेड से ब्राह्मण निकले हैं, और ये जो पूरा डिवीजन किया गया है इससे मिलता है, मतलब इतना पुराना जो है कास्ट सिस्टम हमको देखने को मिलता है। ठीक है, और बाद में जाकर जो है ये ब्रिटिशर्स के टाइम में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। कैसे? क्योंकि ब्रिटिशर्स के अंदर जब रिस्ले जो है सेंसस कमिश्नर बनते हैं 1901 में, तो वो सारे कास्ट को इन्यूमरेट करवा देते हैं, तो कहीं ना कहीं कास्ट की रिजिडिटी बढ़ जाती है। ठीक है, और एम एन श्रीनिवास जो है क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट देते हैं जिसे हम कहते हैं संस्कृताइजेशन। उस टाइम पर संस्कृताइजेशन हो रहा था, मतलब एक जो लोअर कास्ट है कहीं ना कहीं वो अपनी पोजिशन को इम्प्रूव करने के लिए डोमिनेंट कास्ट बनने की मतलब कोशिश कर रहा था। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर सोसाइटी में जो शूद्र है जिसको बहुत सारी चीज़ों की परमिशन नहीं दी गई, जैसे कि टेम्पल में आना, जैसे कि वर्शिप करना, जैसे कि वेद पढ़ना, जैसे कि क्या कहते हैं जनेऊओं को बांधना, तो ये सब चीज़ों को वो एक्सेप्ट करेगा, ये सब चीज़ों को वो करेगा, इसको हम कहते हैं संस्कृताइजेशन करना। ठीक है, इसका अगर अपोजिट फिनोमिना होता है तो उसे हम डिसंस्कृताइजेशन कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट एम एन श्रीनिवास ने अपनी बुक में दिया था। पंडिता रामाबाई यहाँ तक कि इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी एंटी कास्ट मूवमेंट में। उनको बिल्कुल पसंद नहीं था कास्ट डिवीजन, इसलिए कहीं ना कहीं वो हिंदुज़म को छोड़ देती है। सोचिए उन्होंने जो है क्या कहते हैं अपर कास्ट हिंदू फैमिली में बॉर्न लिया था, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था अपर कास्ट में है, लेकिन फिर भी उनको ये जो कास्ट डिवीजन है, क्योंकि उन्होंने बहुत स्टडी की थी हिंदुज़म के बारे में, तो उन्हें ये नहीं अच्छा लगता था, इसलिए उन्होंने जो है हिंदुज़म को गिव अप कर दिया। उसके बाद हम बात करते हैं नॉन ब्राह्मण मूवमेंट की, जो कि लॉन्च होता है कहाँ पर, साउथ इंडिया में। ठीक है, साउथ इंडिया में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के चलते जो है लॉन्च होता है, जिसमें द्राविडियास के लिए काम किया जाता है। द्राविडियास कौन होते हैं मैं आपको बता दूं, ईवी रामास्वामी अन्नाइकर जो है, इसको पेरियार भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर थे इस पर्टिकुलर मूवमेंट के अंदर। तो देखिए द्राविडास यानी कि ऐसा माना जाता है जो मतलब एंटी ब्राह्मण मूवमेंट था, नॉन ब्राह्मण मूवमेंट था, इसके अंदर ऐसा माना जाता है कि जो द्राविडियंस थे जो वो इंडिया के अब ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे, और जो आर्यंस थे वो बाहर से आए, और कहीं ना कहीं जो ब्राह्मण क्षत्रिय और जो वैश्या जो कैटेगरी बनाई वो आर्यंस में से बनाई, और क्योंकि द्राविडियंस हारे हुए लोग थे उनको शूद्र बना दिया गया। ठीक है, और इसी के चलते जो है क्या कहते हैं उनको हमेशा से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। ठीक है, तो इसके चलते उन्होंने जो है क्या कहते हैं अपना जस्टिस पार्टी का फॉर्मेशन किया और कहा कि हमें भी जो है क्या कहते हैं रिजर्वेशन भी चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट डिमांड बाद में जाकर द्राविडा नायडू की गई। द्राविडा नायडू जैसे कि आज के टाइम पर मतलब खुद की कंट्री उनको चाहिए थी द्राविडियंस के लिए, और आज के टाइम पे जो पार्टी है आप देख सकते हो डीएमके। ठीक है, जो कि बहुत पॉपुलर है साउथ इंडिया में, वो भी जो है क्या कहते हैं द्राविडा मुन्नेत्रा कज़ागम, मतलब खुद का क्या कहते हैं नेशन जो है डिमांड करते हैं, बिकॉज उनको लगता है कहीं ना कहीं क्योंकि कल्चरल आइडेंटिटी जो है उनकी सप्रेस हो चुकी है नॉर्दर्न इंडिया के प्रेशर पे। ठीक है, तो ये चीज़ है ना नॉन ब्राह्मण मूवमेंट में आपको देखने को मिलती है। उसके बाद बात करते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था डेफिनेटली किसके अंदर, कास्ट इमेंसिपेशन के लिए, और वो दलित कास्ट कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में वो बताते हैं, बाद में जाकर हिंदुज़म को वो गिव अप कर देते हैं, उनको हिंदुज़म बहुत ज़्यादा इनएगलिटेरियन लगता है। वो बहुत सारी बुक्स लिखते हैं, उसमें वो बताते हैं कि किस तरीके से जो है वो मतलब क्या कहते हैं थक चुके हैं, उनको लगता है कि अगर हमें कास्ट को एक्चुअल में ख़त्म करना है तो हमें जो रिलीजन कास्ट प्रमोट करता है उसको ही ख़त्म करना पड़ेगा, इसलिए वो अपनी बुक लिखते हैं एनिहिलेशन ऑफ कास्ट,
उसके बाद आपको देखने को मिलता है कि बहुत सारे चीज़ों में वो पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद आपको ये भी देखने को मिलता है कि जो हाई कास्ट हिंदूज़ थे वो भी आपको देखने को मिलता है कि कहीं न कहीं जो है पार्टिसिपेट कर रहे थे मूवमेंट्स के अंदर। तो इसी के साथ हमारा जो है ये चैप्टर मतलब फिनिश होता है और हमारा जो सिलेबस है कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया का वो भी फिनिश होता है। मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर लिए। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो थे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एक बार फिर से बता देती हूँ, आप सुन लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एक तो आपको 1857 का रिवॉल्ट है, ठीक है, वो आपको करना ही करना है, उसका कॉजेज करना है, उसके जो है क्या कहते हैं आपको अफेक्ट्स करने हैं। उसके बाद गांधी जी वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो आपको करना ही करना है। जो फर्स्ट चैप्टर है जो कि मैंने आधा घंटा स्पेशली उसको समझाया है, जिसमें कॉलोनियलिज्म और नेशनलिज्म के डिफरेंट पर्सपेक्टिव समझाया है, वो तो करना ही करना है, वो भी इंपॉर्टेंट है। वर्कर एंड विमेन मूवमेंट जो मैंने कवर किया है ये भी करना ही करना है आपको। ये हो सके तो इन वीडियोस को आप जो है स्पेशली जो है वीडियोस में से कवर करिए जो मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन डाले हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन किया है। आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है तो वहाँ पर जाकर मैं प्लेलिस्ट अपलोड कर रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाकर आप सारे वीडियोज़ के जो है चेक कर सकते हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन को, ठीक है। इन चैप्टर्स के जो नोट्स हैं वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको जो है क्या कहते हैं प्लेलिस्ट का ऑप्शन भी मिल जाएगा और साथ साथ चैनल सब्सक्राइब करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा, उसे ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मैं आने वाले टाइम में आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ साथ बहुत सारी चीज़ें लाने वाली हूँ, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए, आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये सारे क्वेश्चंस आपने अगर कर लिए हैं तो मुझे थम्स अप करके बता देना कमेंट सेक्शन में। एंड आई विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। वीडियो में थोड़ा सा लेट हो गया बट आप इसको कवर कर लेना, ठीक है। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड हैप्पी लर्निंग।